For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. दोस्तों क्या हाल चाल, मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नवंबर 2020 में जो कोरोना के जस्ट बाद अल्टीमेटली मई 20 तो हुआ नहीं, नवंबर 2020 में जो पहला नवंबर 2020 का जो अटेम्प्ट है, जो नवंबर दिसंबर में हुए थे एग्जाम्स, उसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये आता है टोटल मिला के 124 मार्क्स का, और इस 124 मार्क्स में से बच्चों को ऑब्वियसली करने होते हैं 100 मार्क्स का। इसमें जो है एवरी क्वेश्चन वैसे 20 मार्क्स का होता है कि एक्सटर्नल चॉइस होती है, लेकिन जनरली जो है एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कि थियरी 4 मार्क्स की और एक्स्ट्रा होती है। जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें जनरली इस तरीके से होता है। और जो पेपर की कैटेगराइजेशन है वो ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो 100 के आसपास का जो है प्रैक्टिकल आ जाता है, और थियरी जो है 24 मार्क्स वॉट एवर के आसपास आती है एज द केस में। सो 90 to 100 की रेंज में हमारा प्रैक्टिकल आ रहा है, और थियरी जो है समवेयर 24 to 30 वॉट एवर की रेंज में आती है। सो गाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट आप लोगों ने अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस लेक्चर को व्यू करने के लिए पहले ही बता दूं, प्री कंडीशन ये है कि आप लोगों ने सारा कोर्स एक बार कर लिया है अच्छे से, सारे के सारे चैप्टर्स आपको आते हैं, और फिर अगर आपने ये वाला खुद अटेम्प्ट कर लिया है पेपर, वेल एंड गुड, मैं उसका डिस्कशन कर रहा हूँ कि आंसर्स किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जो है अगर आपने नहीं किया है तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि 3 घंटा 15 मिनट में आप इसको करें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, वुड बी मोर फ्रूटफुल। सबसे पहले लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि कितना थियरी और कितना प्रैक्टिकल आया था, और किस किस चैप्टर में से आया था, कितने कितने मार्क्स का हमारी बुक के हिसाब से। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मेनली ये थियरी है, लेकिन इसमें जो है एक एरिया प्रैक्टिकल होता है, दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। जी इज इक्वल टू बी इनटू आर, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न जो है। तो ये यहाँ पर बेसिकली आपका उसी चीज का प्रैक्टिकल आया, जी इज इक्वल टू बी इनटू आर या सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल, टोटल आप देख सकते हैं 101 मार्क का प्रैक्टिकल और 23 मार्क्स का जो है थियरी रहा है। और फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है 8 मार्क्स का रहा है प्रैक्टिकल। टाइम वैल्यू मनी मैंने आपको बताया कि टाइम वैल्यू मनी हम करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा अगर मैं बोलूं आपके सिलेबस में नहीं है, बट टाइम वैल्यू मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो कि हर एक टॉपिक में लिंक हो जाता है, चाहे वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, चाहे वो दिस रेजिंग कैपिटल अब्रॉड हो, चाहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। टाइम वैल्यू मनी का बहुत बड़ा रिलेवेंस है, इसीलिए हम लोगों ने इसका बेसिक किया था। बाकी खैर ऐसा जिसका कुछ एग्जाम में ऑब्वियसली नहीं आया। सिक्योरिटी वैल्यूएशन 1 में दोस्तों हम लोगों ने इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन पढ़ते हैं। हमने अपनी तरफ से सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो चैप्टर था उसको 3 पार्ट्स में बांटा, सिक्योरिटी वैल्यूएशन 1, सिक्योरिटी वैल्यूएशन 2, और फिर ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन 3 जो है वो मई 21 से एप्लीकेबल हो रहा है, हुआ है। और बेसिकली दोस्तों ये मई 21 से एप्लीकेबल हुआ है, और बेसिकली इन्होंने यहाँ पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स डाले हैं। सेकंड हम लोगों ने डेट के इंस्ट्रूमेंट्स, डेट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जो हैं ये हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन 3 में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स और रेपो, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिक्योरिटाइजेशन इज अ थियरी एरिया, तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वाला ऑब्वियसली मई 21 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर ये सिक्योरिटाइजेशन का 4 मार्क का थियरी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 4 मार्क का थियरी, म्यूचुअल फंड्स का 10 एंड 8 का प्रैक्टिकल, 18 का प्रैक्टिकल एंड 4 का थियरी, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर्स एक्विजिशन 12 का प्रैक्टिकल और 4 का थियरी, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट जो है 8+4 12 का प्रैक्टिकल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 and 8 16 का प्रैक्टिकल, डेरिवेटिव्स 8, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स 8 प्रैक्टिकल, रेजिंग कैपिटल अब्रॉड नहीं आया, रिस्क मैनेजमेंट 4 मार्क्स प्रैक्टिकल एंड स्टार्ट ऑफ फाइनेंस 4 and 3 7 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट्स। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करना शुरू करते हैं इस एग्जाम के क्वेश्चंस को। हियर वी गो। ओके गाइस, नवंबर 2020 में जो ये कोरोना के बाद पहला नवंबर 2020 का जो पेपर हुआ, दूसरा वाला
नहीं, ये जनवरी वाला नहीं, वो नवंबर 2022 वो बात की बात है। पहले नवंबर 2021 जो नवंबर दिसंबर 20 में हुआ। गाइस एसएफएम का पेपर 2 ऑब्वियसली आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं नहीं अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। यू हैव टू बेसिकली डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन देयर आफ्टर 4 रिमेनिंग आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस, वो तो आपका फॉर्मेट है ही है। नाउ लेट अस डिस्कस दोस्तों, ये सबसे पहला जो आपका सवाल है ये आपका आया है फॉरेक्स से, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या इसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है और इसको कैसे डील किया जा सकता है। दोस्तों देखिए वो क्या कह रहे हैं, ZX लिमिटेड हैज मेड परचेजेस वर्थ $80,000। तो इन्होंने $80,000 पे करना है। इन्होंने परचेज किया 1 मई 2020 को और पेमेंट इन्होंने करनी है नवंबर 1 2020 को। तो मई से लेकर नवंबर, ग्रेट, 2020 को इन्हें जो है पेमेंट करनी है। तो मई का पूरा महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ्स, ठीक है जी। कहते हैं द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज INR 75 फॉर $1। देखिए ऐसा ये लिखने का तरीका जो है एज सच हम लोग जो है यूं भी लिख सकते हैं USD पर INR, नो स्पेस, कोई स्पेस ना दें, INR 75 ये है, या USD 1। और ऑब्वियसली यार आपको लॉजिक भी लगाना है, $1 जो है इन इंडियन रुपीज 75 के बराबर है। तो quotation we need to also have some practical pragmatic knowledge also when we attempt the forex problems। खैर तो दोस्तों ये हमें स्पॉट रेट दिया हुआ है, करंट रेट दिया हुआ है, प्रेजेंट रेट दिया हुआ है, दैट इज दिस इज स्पॉट रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है द कंपनी कैन परचेज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में देखिए सस्ते में मिल रहा है, 74 का मिल रहा है। स्पॉट में ये है, ये फॉरवर्ड रेट है, बढ़िया है। फॉरवर्ड रेट नवंबर 1 का फॉरवर्ड रेट इज 74, सस्ता है। लेकिन वो कह रहा है इन्हें अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ेगा 1% ऑफ फॉरवर्ड अमाउंट परचेज। तो दोस्तों 74 रुपीज 74 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, इतना इन्हें पे करना है 1 नवंबर को। लेकिन इसका 1%, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 74 जो है आता है 592, ठीक है जी, 59,20,000, 59,20,000। इसका 1% जो है दैट इज 59,200। ये इन्हें अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन ये 6 महीने का प्रीमियम। तो ये बेसिकली हम लोग को टाइम वैल्यू मनी को कंसिडरेशन में रखते हुए इसको हमें नवंबर 1 पे लेके आना पड़ेगा। तो ये जो प्रीमियम है अपफ्रंट प्रीमियम, इस पे इंटरेस्ट कितना जाएगा, इंटरेस्ट जो हम 10% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ्स का निकाल देंगे। तो 59,200 इंटू 10% इंटू 6/12, दैट इज से 5% इसमें ऐड कर देते हैं इंटू 5%। दोस्तों ये हमारा आ गया 2960। तो टोटल मिला के जो है प्रीमियम एंड इट्स इंटरेस्ट जो है वो हमारा हो गया 62,160। ठीक है जी, 62,160 ये हमारा आ जाता है। इसके बाद दोस्तों और क्या है, और अब देखते हैं। फिर वो हमें कह रहा है एक्सचेंज रेट जो है वो हमारा ये दिए हुए हैं, उसने हेज करने के लिए पोजीशन एक्सपेक्टेड रेट। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू कर ले। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू करेंगे तो इन्हें 59,20,000 प्लस दिस इतना देना पड़ेगा। दिस प्लस 59,20,000 इज इक्वल टू 59,82,160। ठीक है दोस्तों, तो 59,82,160 इतना देना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करते हेज, इफ दे डू फॉरवर्ड मार्केट हेज, दिस इज फॉरवर्ड मार्केट हेज के अंदर पे आउट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड मार्केट हेज में पे आउट। और अगर ये हेजिंग नहीं करते हैं, नो हेज, तो उस केस में 77 इंटू 0.15 प्लस 71 इंटू 0.25 प्लस 79 इंटू 0.2 प्लस 74 इंटू 0.4 इज इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों 77 इंटू 0.15 प्लस 71 इंटू 0.25 प्लस 79 इंटू 0.2 प्लस 74 into 0.4. So guys, this is coming to rupees 74.7.
और फिर 74.7 को हम लोग दोस्तों निकालते हैं, कन्वर्ट करते हैं रुपीज $80,000 से। भाई ये $1 का रेट है, तो एक्सपेक्टेड रेट, दिस इज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय, जैसा भी आप इसको फिर $80,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर नो हेजिंग करते हैं तो दिस इंटू 80,000, सो गाइज दिस इज कमिंग टू रुपीज 59,76,000। तो ऑब्वियसली कौन सा सस्ता है? नो हेजिंग इज सस्ता, दिस इज बेटर। तो आपकी एडवाइस यही रहेगा, इज इट एडवाइस सुटेबल कवर करें? नहीं भैया मत करो, खुला छोड़ो, वो आपको ज्यादा एडवांटेजेस होगा, कम कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी का आंसर देखते हैं। हियर वी गो। ओके गाइस, सो देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 फॉरवर्ड मार्केट हेज में क्या किया हमने, 80,000 इंटू 74 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से उसका 1% अपफ्रंट प्रीमियम दिया, इस पे 10% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ्स का 5% और ऐड किया, ये 62160 आया। इसमें हम लोगों ने जो है 59,20,000 जो नवंबर 1 को पे करेंगे। तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ हेज एज ऑन नवंबर 1 इसको ऑलरेडी हम फॉरवर्ड पे ले गए, फ्यूचर वैल्यू पे ले गए, तो नवंबर 1 2020 की वैल्यू आ गई, क्योंकि इनिशियल अपफ्रंट प्रीमियम फर्स्ट में का प्लस इंटरेस्ट, तो ये नवंबर 1 की वैल्यू हो गई। तो अल्टीमेटली टोटल अमाउंट पेबल बाय द कंपनी ऑन नवंबर 1 ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये है अगर हेजिंग करते हैं तो। और अगर हेज नहीं करते हैं तो उस केस में हमने क्या देखा, हमने ये एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकाल दिया जो कि आ गया 74.7, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया तो 59,76,000। यार ये सस्ता है। फाइनली आपने एडवाइस क्या देनी है? एडवाइस देनी है, इट इज एडवाइस ZX लिमिटेड नॉट टू परचेज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड लीव the foreign exchange risk unhedged। ठीक है जी, क्योंकि अनहेज्ड में इन्हें जो है ज्यादा एडवांटेज है, कम कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, सो दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ देखिए इसका बी पार्ट जो है ये किसका है दोस्तों, ये है डेरिवेटिव्स का, ऑप्शंस का है ऑब्वियसली, और है किस एरिया का? डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में, ये बाइनोमियल मॉडल का है। ठीक है ना जी। नाउ लेट अस सी क्या है अ 2-year ट्री। तो 2 स्टेट ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल जो बाइनोमियल मॉडल का है, 2-year ट्री हमें दे रखा है। शेयर ऑफ अ स्टॉक, एबीसी लिमिटेड का स्टॉक 100 रुपए से प्राइस या तो 108 या 95 हो जाएगा। ये नोड 2 नोड 3 ये नोड 1 हो गया, और फिर 108 के बाद या तो 116.64 या 102.6, और 95 के बाद 102.6 या 90.25। चलिए, कहते हैं कंसिडर टू, ये अमेरिकन कॉल ऑप्शंस, ध्यान रखना अमेरिकन में क्या है, यू कैन ऑल्सो एक्सरसाइज इट बिफोर मेच्योरिटी ऑल्सो। सो अमेरिकन कॉल ऑप्शन है, स्टॉक एबीसी लिमिटेड का स्ट्राइक प्राइस दोस्तों 98 है, तो स्ट्राइक प्राइस 98 है। ओके, जैसे आप बोले, तो हम ना इन दोनों पे देखेंगे कि भाई हमें एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं। यहाँ 98, यहाँ पर तो एक्सरसाइज करने का कोई सेंस ही नहीं है, राइट टू बाय एट 98 करके यहाँ तो कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पर अगर एक्सरसाइज करेंगे तो 10 रुपए वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। अब हमें आगे, क्योंकि देखो ना इंट्रिंसिक वैल्यू 98 का खरीद के 108 का बेचेंगे तो 10 रुपए वैल्यू है, बट अभी हम लोग बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू है, और फिर उसके बाद जो है देखेंगे, कंपेयर करेंगे 10 रुपीज से कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं। यहाँ तो एक्सरसाइज ही नहीं करनी, यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं है। द करंट प्राइस ऑफ स्टॉक इज 100 रुपीज। ठीक है जी, करंट प्राइस ऑफ स्टॉक जो है 100 रुपीज है। ये VS कह दो या जैसा भी है, P0 कह दो, कई लोग P0 कहते हैं, कई लोग VS कहते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे, कोई P0 कहता है प्राइस टुडे। अच्छा, फिर रिस्क रेट ऑफ रिटर्न जो है 5% पर एनम है रिस्क रेट, और फिर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की वैल्यू दी हुई है 1.05127 एक साल बाद की, 2 टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर ईच है, जैसे आप बोलो। नेक्स्ट, अब यूज बाइनोमियल मॉडल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन। तो दोस्तों प्राइस मूविंग अप की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? VS कहो या P0 कहो, जैसा भी वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे या प्राइस टुडे, इनटू 1 + R रेज़्ड टू पावर n करते हैं अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है, और अगर कंपाउंडेड लेना है तो E रेज़्ड टू पावर R, जैसा भी है T। अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 साल का ले लेंगे, E रेज़्ड टू पावर 0.05 एक्सपोनेंट की वैल्यू, दिस माइनस लोअर प्राइस डिवाइड बाय अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस।
तो ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर प्राइस गोइंग अप है तो 116.64 वैल्यू होगी, राइट। अभी पहले करंट स्पॉट वैल्यू तो दोस्तों 100 रुपीज है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, और इनटू ये हमें 1.05127 है, माइनस लोअर प्राइस करेंगे तो दोस्तों लोअर प्राइस हमारा क्या है, 95 है, डिवाइड बाय अपर प्राइस माइनस लोअर प्राइस, तो अपर प्राइस इज इक्वल टू 108 और ये है 1, ये है 95 एज द केस में भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप गोइंग डाउन ये हम लोग जो है निकाल लेते हैं। तो एज द केस पे भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यही चीज जो है यहाँ पर हम लोगों ने करके दिखाई हुई है, ये रही प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप, वी एस इंटू ई आर टी माइनस लोअर प्राइस, और ये 100 इंटू 1.05127 माइनस 95, 108 माइनस 95, तो ये वैल्यू। अच्छा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग डाउन इज सिंपली 1 माइनस 1 टोटल होती है प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप, तो ये 1 टोटल होता है भाई प्राइस गोइंग अप की अगर जो है प्रोबेबिलिटी 0.779 है तो डाउन जाने की दोस्तों 0.221 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो प्रोबेबिलिटीज निकाल दी। इसके बाद नेक्स्ट कहता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ, एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट ईच नोड, नोड 1, नोड 2, नोड 3, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स। तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोगों को इक्वेशन होपफुली याद होगी कि आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग नोड 2 पे निकालते हैं, तो नोड 2 पे जैसे अगर यहाँ पर निकालोगे तो पहली चीज तो आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। देखो अब यहाँ 98 रुपीज का एक्साइज प्राइस है, 98 और 116.64, तो यहाँ 18.64 का जो है फायदा होगा अगर प्राइस ऊपर चला गया, और प्राइस डाउन गया तो 98 माइनस दिस जो भी है, दिस माइनस 98 इज इक्वल टू हमारा 4.6। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप हम लोगों ने देखी थी 0.779, राइट, 0.779, तो ये हम लोगों ने करना है 0.779 से मल्टीप्लाई। अगर प्राइस अप जाएगा तो हमें ये फायदा होगा, देखो ना, दिस माइनस 98 का फायदा होगा, और यहाँ पर दिस माइनस 98, और यहाँ तो कुछ नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो दिस प्लस 4.6 इंटू 0.221 ऐसे करके, दिस डिवाइड बाय 1 प्लस आर टी आई ई रेस्ट पर आर एन, तो ये हमारा 1.05 कितना था, 127, 05127, यस। तो ये आप इसको जो है ऐसे सॉल्व कर लोगे तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेट अस सी हाउ मच इट कम्स टू। ये देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको इसी तरीके से सॉल्व करना शुरू किया तो ये हमारी 14.78 वैल्यू आई। अब आप देखो दोस्तों, ये 14.78 वैल्यू है, अब 14.78 यहाँ वैल्यू है, और 14.78 के मुकाबले अगर अभी एक्सरसाइज करो, देखो अगर वेट करोगे तो 14.78 की वैल्यू है, और अगर अभी एक्सरसाइज करोगे तो 10 की वैल्यू है। अमेरिकन ऑप्शन है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अब अगर ये 10 की जगह 15 होता, वी वुड हैव गॉन फॉर इट कि चल यार एक्सरसाइज कर ले, लेकिन अब जो है एक्सरसाइज करने का कोई फन नहीं है, क्योंकि वेट करते तो 14.78 की वैल्यू है, अभी एक्सरसाइज करते तो 10 रुपए की वैल्यू है, तो वी विल नॉट एक्सरसाइज ओवर हियर। 14.78 ही हम लोग जो है लेना चाहेंगे। 10 और 14.78 में से क्या बेटर है, 14.78। नाउ इसमें भी यही चीज निकालेंगे, इफ द प्राइस गोज अप, तो देखो 4.6 इंटू 0.779 प्लस 0 इंटू 0.221 ऑफ कोर्स डिवाइड बाय 1.05127, ऐसे करके दोस्तों ये आपने निकालना है। तो ये आपका इस तरीके से आ गया 3.41, तो यहां इसकी वैल्यू आ गई 3.41, यहां वैल्यू आ गई 3.41, यहां वैल्यू आ गई 14.78। अब नोड 1 पे अगर वैल्यू निकालनी है तो सिंपल है, 14.78 मल्टीप्लाइड बाय 0.779 प्लस ये है 3.41 मल्टीप्लाइड बाय 0.221, और फिर से डिवाइड बाय इसको कर देंगे 1.05127, ऐसे करके जो है इसकी वैल्यू आप निकाल दोगे, ये नोड 1 पे आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ये तो बोला भाई नोड 2 में जो है हमें पे ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग वेट करते तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। 10 रुपीज़ से जो है 10 रुपीज़ इज़ लेस, तो हमें जो है ये 14.78 के मुकाबले ये तो हमें वेट करना चाहिए। इट इज़ नॉट प्रेफरेबल कि हम लोग जो है इसको एक्सरसाइज करें में, 14.78 बेटर है, तो होल्ड करो, और यहाँ जो है अर्ली जो है आप मत एक्सरसाइज करो। 14.78 into 0.779, 3.41 into 0.221 divided by this, present value आपकी आ गई 11.67. So that is the value of option, and that finishes off this question. अब बढ़ते हैं आगे।
गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का है। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग बिफोर ओपनिंग कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर while going through his bank statement observed that amount of 7 lakh is lying in his bank account and this amount is available Tuesday to Friday. Bank requires minimum balance of 1000 at all times VAR. तो दोस्तों ये है रिस्क मैनेजमेंट का सवाल। तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है और वो कह रहा है कि इनके पास 7 लाख रुपए लाइंग इन द बैंक अकाउंट है ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक, एज द केस में भी। और वो कह रहे हैं लेकिन 1000 रुपए तो इन्हें मेंटेन करने ही पड़ेंगे, तो ये कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं? 7 लाख माइनस 1000, दैट इज टू से ये कितना अमाउंट यूज कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अमाउंट एक्सपोज्ड टू VAR कितना कर सकते हो? दिस माइनस दिस, दैट इज 6 लाख 99,000, 6.99 लाख कह दो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? इन्वेस्टर डिजायर्स टू मेक मैक्सिमम पॉसिबल VAR, जानना चाह रहा है, ठीक है। शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइंग इन द बैंक अकाउंट एज यू से। फिर स्टैंड एविएशन जो है 1.5% पर डे, तो स्टैंड एविएशन इज इक्वल टू पर डे, ऑब्वियसली हम लोग बात करते हैं हमेशा पर डे इज इक्वल टू 1.5%। एंड रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल इज 99%। तो दोस्तों रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल इज 99%। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है पीछे जी टेबल जो है उसमें सर्च करते हैं 0.99 कहाँ फॉल करता है। तो आप ये देखिए 0.99, ये रहा 0.99, ये फॉल कहाँ कर रहा है? 2.33 पे। तो अकॉर्डिंगली ये जी की वैल्यू आ गई हमारी। तो ये हम लोगों ने जो कॉन्फिडेंस लेवल जो भी हमारा 99% से हमने जी की वैल्यू निकाल ली, दिस इज 2.33। ठीक है जी। अब इसके बाद और क्या चीज है दोस्तों? कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली 99% से ही हमने निकाला। अब आपने क्या करना है, आपको पता ही है इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। z इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 डिवाइड बाय 1.5%। देखो मेरी बात सुनो, अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना है? x माइनस 0, तो कितना जो है x हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। z हमें यहाँ पर 2.33 पता है, x हमें नहीं पता है, माइनस 0 डिवाइड बाय 1.5%। तो ये वहां चला जाएगा 1.5% मल्टीप्लाइड बाय 2.33, 1.5 इंटू 2.33 इज इक्वल टू 3. X is equal to 3.495%. Once we have got this value of x, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जो है मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? अब दिन कितने हैं देखो दोस्तों, ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन है। तो 4 दिन का हमें मैक्सिमम लॉस जो है 1 डे का अगर इतना है तो मैक्सिमम लॉस 4 डेज का कितना हो गया? हम लोग ऐसे कहते हैं 3.495% ऑफ, मुझे नहीं पता जो भी हमारा अमाउंट है, वॉट एवर इज द अमाउंट, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 4 का रूट, दिस इज द लॉस दैट वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग क्या कर देंगे? इसको इक्वेट कर देंगे 6.99 लाख से। तो अकॉर्डिंगली अगर आप यहां देखेंगे, इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट इज बीइंग डन। तो हमने क्या किया? 6,99,000 एक्सपोज्ड अमाउंट इतना है। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्फिडेंस लेवल से हम लोगों ने क्या किया? 2.33 निकाल दिया इससे। ये x माइनस 0, ये हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल दी। तो एक दिन का लॉस जो है 3.495% हो सकता है, और इनटू ए ऑब्वियसली परसेंट ऑफ द अमाउंट, आई डोंट नो द अमाउंट, अमाउंट ही जानना है हमने। तो अमाउंट कितना हुआ वो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों? 4 दिन के लिए हम लोग जो है 3.495% ऑफ ए इंटू √4 ऐसे करके 6,99,000 से इसको इक्वेट करते हैं, तो हमारा अमाउंट जो आ जाता है वो आ जाता है 1 करोड़। तो वो कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हो? मैक्सिमम पॉसिबल VAR, इसके लिए आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, सो ये सेकंड क्वेश्चन का जो ए है, दिस इज ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जो आपका पहला चैप्टर है। उसमें से बेसिकली तो
थियरी होता है, बट स्टिल एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट नाम की चीज़ होती है जो कि हम इवन सिक्योरिटी वैल्यूएशन 1 में भी पढ़ते हैं. SGR इज नथिंग बट रिटेंशन रेशियो इनटू रेट ऑफ रिटर्न, आर बी इनटू आर. ठीक है जी. तो ये कह रहा है AB इंडस्ट्री हैज इक्विटी कैपिटल 12 लाख रुपीस, डेट जो है 8 लाख रुपीस, एनुअल सेल्स 30 लाख रुपीस. तो 12 लाख का इक्विटी, 8 लाख रुपए का डेट, 30 लाख रुपए की सेल्स. 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन. नेक्स्ट ईयर अगले साल के 2 कंसिडरेशन है. एक तो इनका क्या है, टारगेट असेट्स टू सेल्स रेशियो. तो देखिए दोस्तों, असेट्स टू सेल्स रेशियो मींस असेट्स अपॉन सेल्स जो हैं वो 0.65 और 0.62 है. इसका मतलब अगर सेल्स इनकी 30 लाख है तो 30 लाख का 0.65 असेट्स हो गए. तो असेट्स कितने हो गए दोस्तों, 19.5 लाख. एक बार चेक भी कर लेते हैं. 30 इंटू 0.65 इज 19.5. बिल्कुल सही, 19.5 लाख ये इनके टोटल असेट्स हो गए. ऑलराइट. और यहां पर 0.62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18.6 लाख. ठीक है जी. तो हमारे टोटल असेट्स आ गए. ओके. और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है, 4% और 5%. तो इसका 4% दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट जो आया, इसका 4% इज 1.2 लाख, 30 लाख का. और 30 लाख का 5% मीन्स 1.5 लाख. ठीक है जी. तो इससे ना आपका जो बीन टू आर जो होता है उसके लिए आर आ गया है. आर इज रिटर्न जो है हमारे टोटल असेट्स की. आर इज जैसे यहाँ रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, तो दैट इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100. सो अकॉर्डिंगली इसमें आर हमारा कितना आया दोस्तों, आर इज इक्वल टू 1.2 लाख डिवाइड बाय 19.5 लाख इंटू 100. और ये है 1.5 लाख डिवाइड बाई 18.6 लाख इंटू 100. निकाल देते हैं. 1.2 डिवाइडेड बाय 19.5 परसेंटेज इज इक्वल टू 6.15%. ये आर हो गया. और दूसरा आर इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 18.6 परसेंटेज इज 8.0645. तो 8.06%. चलिए ये आर हो गया. हमें उसने क्वेश्चन में मांगा क्या हुआ, यू रिक्वेस्ट टू कैलकुलेट द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, दैट उससे जी निकालने को बोल रहा है. और जी कैसे निकलता है, बी इंटू आर. आर हमारा आ गया, ये आर आ गए हमारे. अब बी चाहिए हमें रिटेंशन रेशियो. तो दोस्तों यहां पर टारगेट डेट इक्विटी रेशियो 2:3, वहां 4:1 है. यहाँ टारगेट रिटेंशन रेशियो दोस्तों हमें दी हुई है इज इक्वल टू 75%. तो ये बी आ गया, ये बी इसका दिया ही हुआ है. और इसमें एनुअल डिविडेंड जो है दोस्तों इन लाख रुपीस जो है हमें दिया हुआ है डिविडेंड इतना. तो अब यहाँ पे हमें रिटेंशन निकालनी पड़ेगी. न्यू इक्विटी रेज्ड इज 1 लाख. ओके, वो बात की बात है. सबसे पहला काम हमें क्या करना है दोस्तों इस सिचुएशन में, व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये खेलना है G इज इक्वल टू बी इंटू आर. तो इसमें B है 75% इंटू आर है दोस्तों हमारा 6.15%. तो पहले केस में G इज इक्वल टू 0.75 इंटू 6.15 इज इक्वल टू 4.6125 है. तो 61% पे राउंड ऑफ कर देता हूँ. ये तो पहले वाले का G आ गया. दूसरे वाले के लिए अब हमें जो है दोस्तों रिटेंशन रेशियो निकालनी है. उसके लिए सबसे पहली चीज क्या करते हैं, देखिए हमारे ये नेट प्रॉफिट्स आ गए, राइट. दिस इज टारगेट नेट प्रॉफिट मार्जिन. तो ये नेट प्रॉफिट आ गया हमारा. इस नेट प्रॉफिट्स में से दोस्तों अब आप अगर इतना डिविडेंड दे रहे हो तो रिटेन कितना कर रहे हो. अगर आप 0.3 लाख जो है 1.5 लाख में से पे कर रहे हो तो रिटेंशन रेशियो है बी सेकेंड केस में कितनी हो गई, 1.5 लाख में से 1.5 लाख में से 0.3 लाख, 0.3 लाख जो है वो डिविडेंड दे रहे हैं. तो मतलब रिटेन 1.2 लाख कर रहे हैं 1.5 लाख में से. तो अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स दिस इज इक्वल टू 80% रिटेंशन रेशियो हो गई. तो सेकंड केस में B इज इक्वल टू 80%. तो यहां 80% ऑफ आपका R था 8.06%. सो गाइस दिस इज गोइंग टू बी 80% into 8.06% is equal to 6.44845 पे राउंड ऑफ कर देता हूँ. सो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सबसे पहले हमने टोटल असेट्स को इससे मल्टीप्लाई किया. हमारी जो असेट्स टू सेल्स रेशियो थी हमारी टोटल असेट्स आ गए. इस टोटल असेट्स को हम लोगों ने डिनोमिनेटर लिया, इस टोटल असेट्स को हमने डिनोमिनेटर लिया और
प्रॉफिट्स हमने निकाले 30 लाख का 4% और 30 लाख का 5%, इसको न्यूमरेटर लिया, तो ये हमारी आर आ गया या रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आ गया। फिर उसके बाद रिटेंशन रेशियो इसकी तो हमें दी हुई थी, इसके हमने निकाल दी, 1.5 में से 0.3 लाख माइनस किया, तो ये 80% रिटेंशन रेशियो इसकी आ गई। ये हमारा आर है, वो बी है, बी इंटू आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, तो ये आपका एज द केस में भी दोनों सिचुएशन में ग्रोथ रेट आ गया। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। Guys, this next question is of interest rate derivatives. IRD का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। दोस्तों इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में इंटरेस्ट रेट स्वैप का सवाल है। लेट अस सी द एंड लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। Here we go. So guys, सबसे पहली चीज हमें क्या कह रहा है, IB an Indian firm has a subsidiary in Japan and Zaki a Japanese firm. IB इंडियन फर्म है, ओके, IB इंडियन फर्म है, इसकी जापान में सब्सिडरी है, और जाकी ये इंडियन कंपनी है, ये जापानीज कंपनी है, इसकी एक इंडियन सब्सिडरी है, और इंटरेस्ट रेट्स हमें दे रखे हैं। जैसे IB अगर लेता है तो INR फ्लोटिंग रेट और जापानीज येन का फिक्स रेट जैसा भी है, और जाकी का भी अपना दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं IB की ऐसा लग रहा है कि जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, वो ज़्यादा बेटर लग रही है। इसकी पोजीशन जो है, बोरिंग की रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कम है, यहाँ पर इसको 2% का फ़ायदा है, वहाँ पर इसको 0.25% का फ़ायदा है। तो कह रहा है जाकी विशेस टू बोरो रुपी लोन एट फ्लोटिंग रेट, दैट इज से वो ऐसा लेना चाहती है, और IB फिक्स रेट पे लेना चाहती है, दैट इज 2% पे लेना चाहती है। लोन अमाउंट जो है दोनों फर्म्स का सेम करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से सेम लोन, तो ठीक है जी, स्वैप करेंगे तो इस केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है 25 बेसिस पॉइंट्स या 0.25% जो है कमीशन लेगा, ठीक है जी। तो गेन इफ एनी वुड बी शेयर्ड बाय फर्म्स इक्वली, तो होगा क्या, देखो 2% का फायदा, 0.25% का नुकसान, 1.75% का ग्रॉस फायदा है। इस 1.75% में से ये कमीशन काटेंगे तो 1.5% का नेट फायदा हुआ, जो कि आधा आधा बटेगा, आधा आधा बटेगा, तो इसको 0.75% का फायदा होगा, इसको 0.75% का फायदा होगा। इस हिसाब से जो IB है उसको बोरिंग होगी एट 1.25% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जाकी को होगी INR में बेस प्राइम लेंडिंग रेट प्लस 2.5 माइनस 0.75 इज 1.75%। ये हो जाएगा। वो कह रहा है वेदर द स्वैप कैन बी अरेंज बेनिफिशियल फॉर बोथ द फर्म्स, तो आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स। आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे, इट इज योर डिस्क्रिप्शन, आप कैसे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे थियोरेटिकल फॉर्मेट में दे दिया कि आप क्या कह सकते हैं, IB जो है ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ये हमें दिख ही रहा है IB की, और एडवांटेजियस पोजीशन है बोथ रेट्स में। हाउएवर इट हैज के बी कंपैरेटिव एडवांटेज फ्लोटिंग रेट मार्केट में ज़्यादा है। INR में उनको 2% का फायदा है, 0.25% का फायदा है जो जापानीज फिक्स रेट में। टोटल जो ग्रॉस फायदा 1.75% है, उस 1.75% या 175 बेसिस पॉइंट्स में से 25 बेसिस पॉइंट्स या 0.25% जो है इंटरमीडियरी को कमीशन देनी है। तो कमीशन देने के बाद जो बचेगा वो 1.5% इक्वली बटेगा, तो 75 बेसिस पॉइंट्स दोनों को आधा आधा इक्वल फायदा होगा। तो इसको 2% माइनस 0.75, इसको BPLR प्लस 2.5% माइनस 0.75, तो उस हिसाब से जो है ये 1.25% और ये BPLR प्लस 1.75% ऐसा कुछ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, उसने आपसे यही कहा है व्हाट इंटरेस्ट रेट विल द फर्म एंड अप पेइंग, तो हम लोगों ने बता ही दिया कि कितना कितना पे करेगा। ये 1.25% देगी, वो BPLR प्लस 1.75% देंगे। दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। Guys, the next question, this is the question of startup finance, theoretical question है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। स्टार्टअप फाइनेंस, here we go. Okay guys, peer-to-peer lending and crowdfunding are same traditional methods of funding. तो देखो बेसिकली स्टार्टअप फाइनेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पीयर टू पीयर लेंडिंग और क्राउड फंडिंग, और दोनों में अल्टीमेटली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल या जैसे भी लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इकट्ठे आते हैं एंड दे ट्राई टू लेंड मनी टू ईच अदर।
अब इसमें बेसिकली जैसे हम लोग अगर बोलते हैं लेंड कर रहे हैं मनी, तो जैसे अगर मैं लिंक करूं पुराने ज़माने की कमेटीज़ का, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता था, ग्रुप ऑफ पीपल जो है आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं और जो है लेंड करते हैं मनी। किस तरीके से करते हैं भाई, लेट्स से 50 लोग हैं, 20-20 हज़ार रुपए जो है वो अगर 50 लोगों के लिए कहें तो 10 लाख रुपीस बन जाता है। एक बंदे के लिए 10 लाख रुपए बड़ी बात है, लेकिन 20 हज़ार रुपए उतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है पीयर टू पीयर लेंडिंग हैज़ बीन फॉर मेनी ईयर्स। अब सिमिलर फेथ, सिमिलर इंटरेस्ट वाले जो है सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप एंडेवर्स में। और क्राउड फंडिंग में क्या होता है, सोशल मीडिया क्राउड फंडिंग वेबसाइट से इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा ले आते हैं और वास्ट नेटवर्क ऑफ पीपल, और उस हिसाब से जो है लेंडिंग कर सकते हैं इन स्टार्टअप्स को। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल जो है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से ले लेते हैं न्यू बिजनेस इनिशिएटिव के लिए। तो दे आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट सिमिलर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट गाइस, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन 2, बॉन्ड वैल्यूएशन का है। चलिए डिस्कस करते हैं। हियर वी गो। सो गाइज देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड। फेस वैल्यू बॉन्ड की जो दी हुई है वो है 10,000 रुपीज, रिडीम्ड पार ऑन मेच्योरिटी, ठीक है जी, 10,000 रुपए की फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है, 8% कूपन रेट पर एनम, तो 850 का जो है इंटरेस्ट हो जाएगा। 10,000 का 8.5% पर एनम, तो रुपीज 850 का इंटरेस्ट हो जाएगा। ईयर्स टू मेच्योरिटी, नंबर ऑफ ईयर्स टू मेच्योरिटी 5 ईयर्स है। ईल्ड टू मेच्योरिटी 10% पर एनम है, YTM इज 10% पर एनम, ठीक है जी। यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहली चीज क्या कैलकुलेट करनी है दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। सिंपल सी बात है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड आप कैसे निकालोगे? देखो दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, आप P0 या करंट प्राइस ऐसे निकाल दोगे, 850 लोगे और उसको 5 साल का एन्युटी ऑफ 10%, 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू 5 बार करके GT कर दो, या इज इक्वल टू M प्लस और फिर मेमोरी रिकॉल कर दो 5 बार करके। तो ये आपने क्या करना है, 850 को मल्टीप्लाई करना है PVAF, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स, और फिर इसमें ऐड कर देना है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय PVF या PVIF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ 10% फॉर 5 ईयर। तो इस हिसाब से जो आपने ये निकालना है, आपने प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू या करंट वैल्यू आ जाएगी एज द केस में। तो दिस इज 850 इंटू 3.7908 प्लस 10,000 इंटू 0.6209, तो ये 9431.5 अप्रॉक्सीमेटली आ गया। सेकंड देखिए दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद अगली चीज क्या बोली है उसने, करंट मार्केट प्राइस के बाद क्या बोला है उसने, सेकंड चीज बोली है यार एक काम करो मकले ड्यूरेशन, ड्यूरेशन निकालो। तो ड्यूरेशन का आपको फॉर्मूला याद होगा, ड्यूरेशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइड बाय वाई। तो दोस्तों y तो आपको पता ही है 10%, तो 1.1 डिवाइड बाय 0.1, और इसमें से आप माइनस कर देंगे 1 प्लस वाई प्लस टी जो भी है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स टू मेच्योरिटी, इंटू C माइनस वाई होल डिवाइड बाय C बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1 प्लस वाई रेज टू पावर टी माइनस 1 और फिर बाहर y। ये फॉर्मूला है, अदरवाइज आप लंबे तरीके से भी जा सकते हैं। आपको y पता है 10%, आपको कूपन रेट पता है 8.5%, t पता है 5 ईयर्स। तो एज द केस में भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहा आपका 1 प्लस वाई बाई वाई माइनस 1 प्लस वाई, एज द केस में भी। चलो ये आप देखते तो 1.1 डिवाइड बाई 0.1, फिर 1.1 प्लस जो है आपने किया 5t इंटू 8.5% इंटू माइनस जो है 0.1 या 10% एज द केस में भी, देन 0.8085 या 8.5%, 1.1 रेस्ट पर 5 माइनस 1 में फिर प्लस 1 एज 0.1 किया, तो ये आपका जो है 4.252 ईयर्स आ गया। दिस इज द बॉन्ड ड्यूरेशन। अगली चीज बोल रहा है वॉलेटिलिटी, तो कैसे निकलता है, वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस YTM। तो 1.1 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये रहा आपका ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस YTM, तो ये 1.1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आ गया 3.865%, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1% जो है YTM से, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बदल जाता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 10%, 10 से अगर 11% हो जाए तो 3.865% वैल्यू डाउन चली जाएगी। जो भी अभी करंट मार्केट वैल्यू है वो 1% जो है YTM मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलने की वजह से इतना परसेंट अप्रॉक्सीमेटली 3.865% जो है वैल्यू डाउन चली जाएगी। 2% की वजह से इंटू 2%, 3.865 इंटू 2, इतनी वैल्यू डाउन चली जाएगी। और यही अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे चला जाए तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर चला जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस का। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट पार्ट है कन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड। तो कन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड में हम लोगों को क्या करना होता है दोस्तों, हमें ये देखना होता है
कि इफ द प्राइस में क्या चेंज होगा, इफ द यील्ड गोज अप, जैसे हम लोग कहते हैं प्राइस अगर द यील्ड गोज अप तो मार्केट प्राइस डाउन चला जाएगा। एंड इसमें ऐड करो पी माइनस, अगर प्राइस इफ यील्ड गोज डाउन तो क्या होगा, और इसमें से आप क्या कर दो, इसमें से आप जो है माइनस कर दो, एज द केस में भी दिस इसमें से माइनस कर दो 2 इंटू P0। बेसिकली तो देखो कन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोगों ने कन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे पढ़ा था कि भाई वॉलेटिलिटी में तो हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं कि भाई 1% की वजह से जो है जो भी हमारा कितना आया था, ये 3.865% इतना बदलेगा। बट 3.865% बदले ऐसा जरूरी नहीं है। 3.865 फॉर एवरी 1% दैट्स नॉट नेसेसरी। और जो ये अल्टीमेट मूवमेंट होती है बॉन्ड के प्राइसेस की, वो थोड़ी सी कन्वेक्स होती है। तो कन्वेक्सिटी का फंडामेंटल यही होता है कि हम लोग कहते हैं, जैसे अब अगर लेट्स से एग्जांपल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी YTM 10% है, 10% का लेट्स से एग्जांपल 8% हो जाए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा प्राइस। तो देखो जैसे अगर फॉर एग्जांपल 10% की जगह 8% हो जाए तो क्या होगा प्राइस, तो उस केस में हमारा ये प्राइस चला जाएगा। दिस इज P माइनस। और P प्लस क्या हुआ, अगर प्राइस अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चला जाए, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चला गया 10 से 12% हो गया, तो उस केस में क्या होगा, तो आप क्या करते हैं 12% से डिस्काउंट करते हैं या 8% से डिस्काउंट कर रहे हैं, ये आपकी जो है वैल्यूज एज द केस में भी आ गई। तो ये हमारा जो है प्राइस इफ द यील्ड गोज अप, प्राइस इफ द यील्ड गोज डाउन, और फिर 2 इंटू P0, P0 हमारा ये था, इसका ट्वाइस हम लोगों ने जो है ये माइनस करना है। फिर इसको ऑब्वियसली डिवाइड बाई, मैंने पूरी इक्वेशन नहीं लिखी थी, लेट मी राइट इट फॉर यू। तो ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से होगी। इसके बाद आप कहेंगे 2P0 इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपका 2 इंटू P0 ये रहा, और डेल्टा वाई यील्ड में कितना चेंज लिया हमने, अप डाउन 2%, वॉलेटिलिटी 2% जो है वेरिएशन चेंज किया है, तो 0.02 रेज़्ड टू पावर 2। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो है 9.98% जो है कन्वेक्सिटी आ रही है। 9.98%, मोटा मोटा 10% जो है कन्वेक्स हो रहा है या डिफरेंस आ रहा है इस केस में। ये हमने कन्वेक्सिटी निकाल दी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है यार एक काम करो, एक्सपेक्टेड प्राइस, मार्केट प्राइस, अगर देर इज अ डिक्रीज इन YTM बाय 200 बेसिस पॉइंट्स, हमने 200 बेसिस पॉइंट से इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था कि अगर यील्ड जो है क्या बोला उसने 200 बेसिस पॉइंट्स डिक्रीज हो जाए, मींस 8%, तो ये हमने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, ये रहा 10204। ठीक है जी। तो उसने आपसे बोला है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, तो वही 10204 आएगा, और बाय मक्ले ड्यूरेशन एस्टिमेट वो हम लोग जो है इतना परसेंट, 1% की वजह से 3.865% बदलता है, तो इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं 3.865 यहाँ पर किया होगा। 3.865% जो है 1% पे, तो 2% पे कितना, एज द केस में भी हम लोगों ने इंटू 2 कर दिया, तो दिस इंटू 2। और फिर इसमें जो है हम लोगों ने इतने प्राइस में हमारी डाउन कितना गया 9431.5 में, 9431.5 इंटू ट्वाइस ऑफ जो भी है 3.8653%, ये हमने किया। तो ये 10,159 जो है मक्ले ड्यूरेशन बेस्ड एस्टिमेट ये हम लोगों ने निकाल दिया। और हमने जब अपने इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से, तो ये ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी इसको निकाल भी चुके थे, बट फिर से निकाल के दिखा दिया। सो दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। Okay guys, the next question is of mutual funds. अलग अलग स्कीम्स का है, आइए डिस्कस करते हैं अभी। सो गाइज, मेसर्स कॉर्पस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इन्होंने 1/4/2015 को फ्लोट किए 2 स्कीम्स, डिविडेंड प्लान और बोनस प्लान। 2 तरह के प्लान हैं, ये आप देख सकते हैं। डिविडेंड की परसेंटेज दे रखी है हमें अलग अलग डेट्स पे। 2017 में डिविडेंड दिया है, 2018 में डिविडेंड दिया है, और ये 2019 में भी डिविडेंड दिया है इन्होंने, व्हाटएवर। तो आगे वो कह रहा है एन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन बोथ द स्कीम, एक बंदे ने दोनों स्कीम में इन्वेस्ट किया, ठीक है जी। उसने कहा सारी डिटेल्स एक्सेप्ट इशू प्राइस। ओके, अच्छा बोनस का जरा डेट्स देख लो, ये 1 फॉर एवरी 4 यूनिट्स, 1 फॉर एवरी 5 यूनिट्स, 2 बार दिया, ठीक है जी। और ये NAV दी हुई है, ये हमें नहीं दिए हुए, ये हमें निकालने होंगे। एक बार नीचे देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है 9,20,000 और 10 लाख रुपए है, ठीक है जी। इतनी इन्वेस्टमेंट है, 9,20,000 और 10 लाख, हमें यूनिट्स भी नहीं पता। एवरेज प्रॉफिट इतना है, एवरेज प्रॉफिट अगर इतना है, देखो पहली चीज इन्होंने कितने साल होल्ड किया, यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इशू प्राइस और बोथ द स्कीम्स एज ऑन 1/4/2015, ठीक है जी। इन्होंने ये जो लास्ट था ये डेट थी 31 मार्च 2020,
और शुरुआत थी 1/4/2015, राइट। तो यहां से हो जाते 5 साल, 1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2020 जो है वो हो जाते 5 साल। तो 5 साल में इतना प्रॉफिट आया है एवरेज, दिस इज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मींस एनुअल प्रॉफिट्स, राइट। सो दिस इंटू 5, ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट हो जाएगा। इस 5 ईयर्स के प्रॉफिट को अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ऐड करता हूं तो इनके एंड की एनएवी आ जाएगी। जरा देखो 27748.6 मल्टीप्लाइड बाय 5, इनको 138,743 का प्रॉफिट हुआ है, प्लस 9,20,000 की इनकी इन्वेस्टमेंट थी। तो टोटल इनकी वैल्यू जो होगी वो होगी 10,58,743। 10,58,743 ये इनकी टोटल वैल्यू होगी। और ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये इनकी वैल्यू आई 10,58,743 वैल्यू एज ऑन दिस डेट है। कौन सी डेट पे? 31/3/2020। सो 10,58,743 अगर ये वैल्यू है तो इनके पास यूनिट्स कितनी हुई, डिवाइड बाय 49 करके निकाल लेते हैं। सो गाइज ये मेरी आ रही है 21,607 यूनिट्स इस डेट पे। अब इन्होंने इनिशियल में कितनी यूनिट्स खरीदी थी वो हमें नहीं पता, पता चल जाएंगे कैसे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये 1/4/2015 पे इन्होंने कितनी यूनिट्स खरीदी थी? लेट्स टेक एन एग्जांपल। यूनिट्स जो इन्होंने खरीदी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इज x एंड फेस वैल्यू ऑफ यूनिट इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ₹10। तो इन्होंने 10x पे, 10x की फेस वैल्यू पे इन्हें 12% डिविडेंड मिलना है, तो 1.2x मिलेगा। 1.2x 1.2x डिवाइडेड बाय 48, इतनी यूनिट्स इनको और हो जाएंगी। 1.2 डिवाइड बाय 48, इनके पास 0.025 यूनिट्स और हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इतनी यूनिट्स और हो गई 0.025। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इसकी कैलकुलेशन आपको दिखाता जाऊं, इट वुड बी बेटर, क्योंकि इतने फ्रैक्शंस में इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग मी शोइंग यू। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने पहली चीज तो आपको ये देखो, व्हाट आई हैव शोन यू इज 5 साल की कमाई इतनी, ये एनएवी आ गई हमारी 49, इससे डिवाइड किया इस 10,58,743 को, ये 21,607। अब हमने क्या कहा, 10 यूनिट्स इंटू एक्स बोलो या n यूनिट्स बोलो, ₹10 इंटू फेस वैल्यू इंटू उसका 12%, 1.2n, इतना डिविडेंड मिला। इस डिविडेंड को डिवाइड बाय दिस, तो इतनी एडिशनल यूनिट्स हो गई। तो पहले इनके पास n यूनिट्स थी, अब 1.025n हो गई या x हो गई, जो भी है। अब इस पे 1.025n यूनिट्स पे इंटू 10 इंटू 10% ये मिलेगा। ठीक है जी, फिर इसको डिवाइड करेंगे 50 रुपीज से, तो ये हमारी इतनी और एडिशनल यूनिट्स आ गई। ये एडिशनल यूनिट्स इसमें जोड़ी, ये टोटल 1.0455n। अब 1.0455n पे इंटू 15% इंटू 10 रुपीज, ये हमारी और टोटल जो है डिविडेंड इतना हो गया। इस डिविडेंड को अगेन डिवाइड किया हम लोगों ने 45 NAV से, ये हमारी और एडिशनल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स इन सब को सम अप करके इसमें ये सम अप किया, तो हमारी टोटल यूनिट्स जो है 1.08035n यूनिट्स आ गई। और ये हमारी जो है उसकी NAV थी 31/3/2020 को। अब हमने क्या कहना है, अब हमने ये कहना है 1.0385n इज इक्वल टू 21,607 यूनिट्स। तो n यूनिट्स इज इक्वल टू 20,000 यूनिट्स। अगर 20,000 यूनिट्स हमने इनिशियली खरीदी थी, उससे डिविडेंड रीइन्वेस्ट कर करके और एडिशनल जो भी 607 यूनिट्स खरीदी, ओके। अब क्या है, ये 20,000 यूनिट्स जो इनके पास 1/4/2015 पे थी, इनका टोटल 9,20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। 9,20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर 20,000 यूनिट्स की है, तो एक यूनिट की एनएवी कितनी होगी? 46। तो ये आ गया हमारा 46। नाउ नेक्स्ट हम लोग लेते हैं बोनस यूनिट्स, बोनस प्लान। बोनस प्लान को हम लोग पहले यहां देखो, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ये 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 6.4% की एवरेज यील्ड है, मींस एनुअल यील्ड। तो अकॉर्डिंगली इस पे 6.4% कितना होता है? 64,000। तो 64,000 पर एनम कमा रहे हैं। 5 साल में कितना कमा लिया? 64,000 इंटू 5, 3,20,000 कमा रहे हैं। तो 10 लाख प्लस 3,20,000 कितना हो गया दोस्तों? 13,20,000 हो गया। ये 13,20,000 जो है ये इनकी एंड की एनएवी हो गई। और 13,20,000 कितना यूनिट्स की एनएवी है वो आप ऐसे निकाल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो इसको 44 से। 13,20,000 इज ऑफ ऑल यूनिट्स। तो एक यूनिट का कितना हुआ? दिस डिवाइड बाय दिस, कितनी यूनिट्स?
13,20,000 is divided by 44. So this comes to 30,000 यूनिट्स हमारे पास एंड में खड़ी हैं। अब 30,000 यूनिट्स हमारे पास जो है किस डेट पे खड़ी हैं? 31/3/2000 को यहाँ पर हमारे पास 30,000 यूनिट्स है। अब दोस्तों 30,000 यूनिट्स अगर यहाँ है, अब बोनस का अगर हिसाब किताब देखें तो यहाँ पर 1:4 आपको बोनस बोला हुआ है। सोचो, इमेजिन करो, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर मैं कहता हूँ y यूनिट्स बंदे ने खरीदी शुरुआत में, तो 1/4 इन्हें जो है यूनिट्स मिलेंगी बोनस इस डेट पे 31/12/2016 को। तो 1/4 मीन्स 0.25y मिलेंगी। तो इस डेट पे y प्लस 0.25y 1.25y यूनिट्स हो गई। इसमें फिर 1:5 और मिलेगी, 1/5 तो 1.25y इज इक्वल टू 0.25y। तो 1.25y प्लस 0.25y इज इक्वल टू 1.5y। तो ये इनकी 1.5y इज इक्वल टू 30,000 यूनिट्स। तो 1.5y अगर 30,000 यूनिट्स है तो मुझे बताओ कि y जो है वो कितना हुआ। मतलब यूनिट जो इन्होंने इनिशियली खरीदी थी वो 20,000 यूनिट्स खरीदी थी, और 20,000 यूनिट्स खरीदी थी क्योंकि आपने 1.5 को डिवाइड कर दिया ना, 30,000 डिवाइड बाय 1.5 किया तो 20,000 आया। तो ये 20,000 यूनिट्स की वैल्यू अगर इतनी है, 10 लाख रुपए है, तो मुझे बताओ एक यूनिट की कितनी हुई? 10 लाख डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू 50 रुपए। तो इनकी इनिशियल में एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए थी। ये आपकी आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, हम लोगों ने जिस भी तरीके से y बोलो, p बोलो, वट एवर यू में से, बस ये हमारी NAV जो 1/4/2015 को है इतनी 20,000 यूनिट शुरुआत में, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका स्टार्टअप फाइनेंस का है। सो दिस इज अगेन स्टार्टअप फाइनेंस। आइए पढ़ें। सो गाइज कह रहा है, एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू फाउंड एंड बिल्ड अप द कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेस और फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ न्यू कंपनी। तो पर्सनल फाइनेंसेस से अगर करते हैं या ऑपरेटिंग रेवेन्यूज से करते हैं, व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड? इसे कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। और बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली बहुत एडवांटेजेस होता है। उसने एडवांटेजेस पूछे नहीं है तो 3 मार्क्स का है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ, उसने 2 मेथड्स बोले हैं, तो 2 मेथड्स में आप कोई भी दे सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर 4 मेथड्स बता रहा हूँ कि भाई एक तो हम लोग ट्रेड क्रेडिट जो है एज द केस में भी ले सकते हैं। वी कैन गुड्स परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और एल्स वी कैन टेक एडवांस फ्रॉम आवर कस्टमर्स। इस तरीके से हम लोग जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज अपने बिल्ड कर सकते हैं, या लीजिंग पे ले सकते हैं। हम लोग असेट को खरीदने की जगह जो है हम लोग लीज पे ले सकते हैं, या लेट्स टेक एन एग्जांपल फैक्टरिंग एजेंसी से लोन ले सकते हैं रिसीवर्स या डेटर्स के अगेंस्ट। सो पहले आप बूटस्ट्रैपिंग को एक्सप्लेन करना चाहिए। डिपेंड करता है, मैंने बहुत बड़ा आंसर दिया, 3 मार्क्स के लिए नहीं है ये, ऑब्वियसली ये 8 मार्क्स का है। आप इसको स्क्वीज करेंगे, सिर्फ 2 मेथड्स लिखते हैं, मैंने 4 बता दिए। जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। इंडिविजुअल बूटस्ट्रैपिंग व्हेन ही और शी अटेम्प्ट्स अपने ओन पर्सनल फाइनेंसेस से न्यू कंपनी को करते हैं। इसका बस इतना लिखना है, इतना बहुत है 3 मार्क्स के लिए। बाकी मैंने ये बता दिया इसका एडवांटेज क्या है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है अवॉइड करवाता है, फालतू के मार्केटिंग, फालतू के ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है बिल्कुल अवॉइड करवाता है। एंड प्रमोटर्स जो है ऑन देयर टोज ऑल टाइम्स रहेंगे। ये चीज़ अट्रैक्ट भी करती है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स ने अपने पैसे लगा रखे हैं। अब फिर मैंने आपको बूटस्ट्रैपिंग के मेथड्स बता रखे हैं कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू से कैसे जनरेट कर सकते हैं। वेंडर फाइनेंसिंग या ट्रेड क्रेडिट, ये क्या कर सकते हैं? जिनसे सामान खरीदते हैं उधार पे खरीद लेते हैं। उधार पे खरीद लेते हैं तो बेसिकली इनको 30 दिन, 60 दिन, 50 दिन, 45 डेज, 60 डेज, कुछ जो भी है, ये खरीदा हुआ है उधार पे, अभी इमीडिएटली पे नहीं करना है। दैट इज एन एडवांटेज, ये मिल गया। और लेकिन ये ऑब्वियसली क्रेडिट वर्दिनेस इनको प्रूव करनी पड़ेगी। और फिर उसका जो परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, जो कस्टमर्स हैं उनसे एडवांस ले लेंगे। फाइनेंस कंपनी ऑफर एडवांस द रिक्वायर्ड फंड्स डायरेक्टली टू द सप्लायर, कि हाँ जी जो सप्लायर है उसको सीधा मिल जाता है कई बार सामान के, ओके जी चलो ये लो आप बनाओ और भेजो एज द केस में भी। तो इस केस में जो है डिलीवरी करने के लिए इनको परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग मिल जाता है कि भाई मेरे पास एक परचेज ऑर्डर आया हुआ है, आप मुझे फाइनेंस दे दो, उस ऑर्डर को मेरे को फुलफिल करना है एज द केस में भी। या सप्लायर्स कस्टमर्स से जो है ये एडवांस ले सकते हैं, दैट्स अनदर एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। या फिर फैक्टरिंग फ्रॉम रिसीवर्स इनके डेटर्स के अगेंस्ट फैक्टरिंग एजेंसी से लोन ले सकते हैं एज द केस में। फैक्टरिंग एजेंसी इनको एडवांस भी दे देगी, उसका समथिंग लाइक 90% 80% जो है जितने भी डेटर्स हैं उसके अगेंस्ट। फिर लीजिंग, ये अपना खरीदने की जगह इक्विपमेंट लीज पे ले सकते हैं असेट को, तो उससे भी जो है इनका पैसा
कम ब्लॉक होता है और साथ में लीज रेंट पे इनको टैक्स डिडक्शन भी होती है ज़्यादा, तो दैट वे जो है ये अपने कुछ भी जो मशीनरी है, प्लांट मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, वैन्स एक्सेट्रा जो है लीज पे लेके स्टार्टअप जो है वो चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट गाइस, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। आइए डिस्कस करें। सो मर्जर्स एंड एक्विजिशन या कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट है, तो ये वैल्यूएशन का पार्ट है बेसिकली यहां पर। नाउ लेट्स सी, आईसीएल इज प्रपोजिंग टू टेक ओवर करना चाह रहे हैं एसवीएल को। आईसीएल जो है अक्वायरर है, एसवीएल जो है वो टारगेट कंपनी है। विद एन ऑब्जेक्टिव टू डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। आईसीएल का पीएटी हैज ग्रोन 18% पर एनम। आईसीएल का पीएटी जो है 18% ग्रो कर रहा है, इसका अक्वायरर का पीएटी जो है 18% ग्रो कर रहा है। लेकिन एसवीएल जो टारगेट कंपनी है उसका पीएटी ग्रो कर रहा है 15%, तो वो कम ग्रो कर रहा है। बोथ द कंपनीज पे डिविडेंड रेगुलरली, पे कर रहे हैं डिविडेंड रेगुलरली, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दोनों कंपनीज का समराइज कुछ डेटा दिया हुआ है। सेल्स दिए हैं, पीबीआईटी या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट काटेंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स काट दिया, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। डिविडेंड्स जो है आपको दिए हुए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या जिसे भी कहते हैं रिटेन प्रॉफिट्स। अब अगर आप देखेंगे इसमें से इतना डिविडेंड दिया तो बाकी रिटेन कर लिया, इतना डिविडेंड दिया तो बाकी रिटेन कर लिया, एज द केस में। तो अगर आपको रिटेंशन देखनी हो तो, डिविडेंड पे आउट देखनी हो तो। अच्छा, फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग नेट वैल्यू, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, सबके वैल्यूज दी हुई है। करंट एसेट्स दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड्स, नेट एसेट्स दिया हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 रुपीज पर शेयर, रिजर्व सरप्लस, बोरिंग, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1955 और 890 एज द केस में भी। नाउ मार्केट प्राइस पर शेयर 52 और 75 है। ओके, ये वंस अगेन आप देख लीजिए कि जो आईसीएल है अक्वायरर कंपनी, उसका मार्केट वैल्यू जो है वो पर शेयर 52 है, और अक्वायरर के बाद टारगेट कंपनी एसवीएल का जो है 75 चल रहा है। ओके, छोटी कंपनी है बट और ग्रोथ भी कम है, बट स्टिल उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा चल रहा है। आईसीएल का लैंड एंड बिल्डिंग, आईसीएल का लैंड एंड बिल्डिंग जो है आर एट करंट मार्केट प्राइसेस, लेकिन एसवीएल का लैंड एंड बिल्डिंग्स आर रिवैल्यूड 3 years ago, वर रिवैल्यूड 3 years ago, 3 साल पहले की गई थी। एंड देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 30% पर एनम इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो दोस्तों ये जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है ना, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है, ये वो दिस वाज 3 years ago। अब इसकी वैल्यू जो है आज इसके इंटू 1.3 रेज़ टू पावर 3 हो चुकी है। 30% के हिसाब से इनकी अप्रिसिएशन हुई है 3 साल। अच्छा, चलो और बताओ। एसवीएल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रो करेगा 18% ईच ईयर, आफ्टर मर्जर ग्रो करेगा। बिफोर मर्जर तो देखो 15% कर रहा था, अब ये आफ्टर मर्जर 18% ग्रो करेगा। नेक्स्ट, वो तो उसके कंट्रोल में ग्रो करेगा, आईसीएल के कंट्रोल में। तो आईसीएल के मैनेजमेंट वांट्स टू डिटरमाइन प्रीमियम ऑन शेयर्स ओवर द करंट मार्केट प्राइस विच कैन बी पेड ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसवीएल। तो इनको 75 से कितना ज्यादा दे सकते हैं प्रीमियम, कितना एक्स्ट्रा दे सकते हैं एक्विजिशन पे। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रीमियम। बताइए जी, हमें प्रीमियम निकालना है यूजिंग नेट वर्थ। नेट वर्थ मीन शेयर होल्डर्स फंड्स, वो तो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी टारगेट कंपनी की। एडजस्टिंग द करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वो जो 30% का ग्रोथ है, नीचे आपको ग्रोथ का कुछ दिया भी हुआ है कि भाई आज से 1 साल बाद 30% के हिसाब से 1.3 हो जाएगा, फिर इंटू 1.3 करोगे तो 2 साल बाद इतना हो जाएगा, 3 साल बाद इतना हो जाएगा। हमें 3 साल बाद की वैल्यू चाहिए 2.197। ठीक है जी, तो 190 जो है इनका इंटू 2.197 हो जाएगा। राइट, और बताओ ये इतनी वैल्यू हो जाएगी। 190 से कितनी इंक्रीज हो गई, ये हमारा जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा। एज द केस में तो करंट वैल्यू के हिसाब से हम लोग नेटवर्थ बढ़ा देंगे। तो हमारी नेटवर्थ ऑलरेडी, अगर इसकी टारगेट कंपनी की देखोगे तो नेटवर्थ ऑलरेडी हमें पता है, ये पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये ऑलरेडी हमें पता है। ये पेड अप शेयर कैपिटल, ये रिजर्व सरप्लस, दिस इज द नेटवर्थ, ऑलरेडी नेटवर्थ हमें पता है। ठीक है दोस्तों, दिस इज द नेटवर्थ। इस नेटवर्थ 785 में हम लोग ऐड कर देंगे, इस 785 में हम लोग ऐड कर देंगे क्या चीज, 190 इंटू 2.197 या जैसा भी है, 190 इंटू 1.3 रेज़ टू पावर 3 माइनस 190, तो इतना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। एंड प्लस कर देंगे, इसमें एक और चीज भी प्लस करनी है, एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द नेक्स्ट 5 years। अब देखो दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेक्स्ट 5 years के, अब यहाँ इशारा दिया 15%। देखो ऐसा कंट्रोल में आने के बाद 18% होगा। आप 15% का आपको जो है हिसाब किताब दिया हुआ कि आज से 1 साल बाद का प्रॉफिट, जैसे मतलब
ले लूँ तो मैं वो 1.15, फिर 2 साल का जो है ये दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी दिया हुआ है एज द केस में, ये 2 साल की कंपाउंडेड वैल्यू, ये 3 साल के जो है आपकी फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडेड एन्युटी, ये 4 साल, ये 5 साल, तो ये हमारे लिए रेलिवेंट है। अब देखिए अभी इनका पीएटी कितना है, उसने हमें क्या बोला है, पीएटी इस साल में इस कंपनी का कितना है, ये रहा 250। ठीक है दोस्तों, दिस इज दी पीएटी अभी इस साल का 250। अब इस 250 को हम लोगों ने क्या करना है, इस 250 को हम लोगों ने 5 साल, दिस इंटू 250, ये हमने निकाल देना है, तो ये हमारे 5 साल का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना 5 ईयर्स से, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना 5 ईयर्स से। बाकी कोई टाइम पास करना चाहे तो 250 इंटू 1.15 प्लस 250 इंटू 1.15 स्क्वायर प्लस 250 इंटू 1.15 क्यूब प्लस 250 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर 4 प्लस 250 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर 5, ऐसा भी कर सकते हैं, फिर डिवाइड बाय 5, इट्स योर कॉल। नहीं तो जब ये हमें ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है तो ये ले लेते हैं। बाकी उसने ना हमें ये बोला हुआ है ग्रोथ के बाद एस्टिमेटेड एवरेज प्लस एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, तो मैं ये इसलिए ले रहा हूँ 15%। वैसे उसने साइलेंट है, ये नहीं बोला कि 18% लो ना लो, 18% भी ले सकता था कोई लेना चाहे तो इंटरप्रिटेशन में, तो हम उसको बहस नहीं करेंगे, लेकिन नीचे ये इशारा दिया हुआ है कि FBIFA, दिस इज एन्युटी, दिस इज एन्युटी दिया हुआ है हमें, तो 250 इंटू 7.7537, so guys this is 1938.425, this divided by 5 will be equal to 387.685। ठीक है जी, ये हम लोगों ने इसमें और ऐड कर देना 387.685, ये ऐड करना है 785 में, और साथ में 190 इंटू 2.197 माइनस 190, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और ऐड कर देना है। तो गाइज दिस इज कमिंग टू समथिंग लाइक दिस अमाउंट 1400.115 व्हाटएवर एज द केस में भी। ठीक है जी, 1 2 व्हाटएवर हमने राउंड ऑफ कर दिया, ये 785 लिया, ये 1.3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 190 माइनस 190 करोड़ ये ले लिया, 250 इंटू 7.753 ये हम लोगों ने ये ले लिया। और मैंने वैसे ग्रोथ रेट ये क्लैरिफाई कर दिया कि भाई इसमें क्वेश्चन में उसने ग्रोथ रेट का ये नहीं बोला कि भाई ग्रोथ रेट 15% लेने या 18, मैंने 15 इसलिए ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में नीचे एन्युटी उसी का दिया हुआ था। बाकी 18% लेते तो उसके हिसाब से भी मैं वैल्यूएशन अलग मैंने करके दिखा दिया आपको। खैर अच्छा, ये 1400.12 करोड़ को फिर हमने 12.5 करोड़ जो इनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उससे डिवाइड किया तो ये 112 आ गया। तो 75 से कितना प्रीमियम, 37 रुपीज का प्रीमियम देंगे अगर इस मेथड ऑफ वैल्यूएशन से चलेंगे। दूसरा एक और मेथड बोला उसने, डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूला। डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूला से क्या होता है, D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई P0 प्लस जी, या D1 अपॉन जैसा भी कई माइनस जी करके हम लोग जो है P0 निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस जैसा भी थियोरेटिकल प्राइस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस केस में अगर हम लोग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के हिसाब से गेम खेलेंगे तो वो हमारा क्या होगा, आप ये देखिए हमारा लास्ट ईयर का डिविडेंड वाज ₹10। कैसे निकाला हमने ₹10, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे सबसे पहली चीज तो देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैं आपको दिखा दूं, आपने पीछे भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखा था, दिस डिवाइड बाय दिस 12.5 करोड़ शेयर्स हैं और 125 करोड़ का डिविडेंड था जो कि ये रहा, 1.125 करोड़ का डिविडेंड ये रहा। तो D0 जो हो गया वो हो गया 125 करोड़ डिवाइडेड बाय 12.5 करोड़ शेयर्स, सो दैट इज इक्वल टू ₹10। अब देखो दोस्तों पीछे जी हमारा कितना चल रहा था, जी चल रहा था 15%, तो D0 इंटू 1 प्लस जी करेंगे अगर, 10 इंटू 1.15 करेंगे अगर, तो ये D1 आ जाएगा। अपॉन P0 अगर देखें तो P0 हमारा 75 है। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में कई नहीं दिया हुआ, तो मैं जो पास का कई था वो लेके चल रहा हूं। तो D1 इतना हो जाएगा, P0 इतना हो जाएगा, G जो है हमारा 15% पीछे चल रहा था, तो ये हमने कई निकाला। सबसे पहला काम हमने यही किया कि यार एक काम करो कई निकाल दो, D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई P0 प्लस जी, हमने कई निकाल दिया। अब इस कई को लेके और फ्यूचर का ग्रोथ रेट 18% को लेके फिर से हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि D0 10 इंटू अब तो 1.18 ग्रो करेगा, मतलब जैसे भाई 18% ग्रो करेगा, अपॉन के माइनस जी। तो ये हम लोगों ने वैल्यूएशन कर दी इस अजम्पशन पे कि भाई ये जो पीछे का के था वही के सेम हो गया। ऐसे जिनके कंट्रोल में ग्रोथ रेट ही बढ़ेगा, रिस्क नहीं बदलेगा, तो के यही रहेगा, के यही वाला रहेगा। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, हमने कहा बताया कि भाई 75 के मुकाबले कितना प्रीमियम, 20.68। और लास्ट में उसने आपसे क्या पूछा, यार एक बात बताओ, आपके हिसाब से जो अक्वायरर कंपनी है
वो अक्वायरर कंपनी आईसीएल लिमिटेड वो क्या पुश फॉरवर्ड करेगी, कौन सा मेथड नेगोशिएशन के लिए भाई, जिसमें उन्हें प्रीमियम कम देना पड़े। देखो एक तो 75 रुपीज का तो मार्केट प्राइस है, उससे कम तो ऑफर कर ही नहीं सकते। अब दूसरे में 112 था, यहां 112 था और प्रीमियम इतना था, यहां 95.68 है और प्रीमियम 20.68 है। यार ये बेटर है ना। तो वो तो कौन सा डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूला वाला ऑफर करेंगे कि भाई इसमें लेस प्रीमियम देना होगा ओवर द करंट मार्केट वैल्यू। दैट वे जो है हम लोग इसी चीज को बोल देंगे। अच्छा एक चीज फिर से बोलना चाहूंगा, यहाँ ग्रोथ रेट जो है मैंने 15% को लेके चला हूँ। ऑल्टरनेटिवली एवरेज पीएटी को अगर आप 18% के हिसाब से लेंगे तो ये भी मैंने आपको ऑल्टरनेट जो है इसकी वैल्यूएशन भी करके दिखा दी है। एग्जाम में इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो 18% के हिसाब से यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई थी, कोई बात नहीं, आप इसको अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे 250 करोड़ इंटू 1.18 प्लस 250 करोड़ इंटू 1.18 स्क्वायर प्लस 250 करोड़ इंटू 1.18 क्यूब 250 करोड़ इंटू 1.18 रेज टू पावर 4 प्लस 250 करोड़ इंटू 1.18 जो है रेज टू पावर 5 और फिर डिवाइड बाय 5 कर देंगे। फिर ये आप सम अप करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 12.5 करोड़ करेंगे तो दैट विल बी 114.76 एज द केस में भी। तो प्रीमियम थोड़ा सा और ज्यादा ही हो जाता है। तो मैंने सेफ्टी के लिए दोनों आंसर से दिखा दिया। दो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे को जो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी दिया हुआ था सिर्फ 15% का दिया हुआ था, 18% का नहीं दिया हुआ था। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखा दिया एग्जामिनर को। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएस डॉलर 10,000 इज लाइंग आइडल इन योर बैंक अकाउंट। अच्छा जी, $10,000 आपके पास फालतू पड़ा है। कहते हैं यू आर एबल टू गेट द फॉलोइंग कोड्स फ्रॉम द डीलर्स। डीलर्स से ये कोड दिए हुए हैं, यूरो पर यूएस डॉलर इतना, यूरो प्लस पर जीबीपी इतना, जीबीपी पर यूएस डॉलर इतना। तो ये हम लोग इतना इतना और इतना कोड दिया हुआ है एज द केस में भी। और हमें क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ गेन फ्रॉम दीज कोड्स है या नहीं है, तो बता देते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या करना है, इस डॉलर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू दूसरी करेंसी। पहले एक काम करते हैं, बेटर है हम लोग ना क्रॉस रेट निकाल के चेक कर लेते हैं कि भाई गेन की पॉसिबिलिटी है या नहीं। देखो जीबीपी वर्सेस यूएस डॉलर का यहाँ पे रेट दिया हुआ है, इनसे जीबीपी वर्सेस यूएस डॉलर का रेट और निकाल देते हैं। कैसे, ये यूरो 1 इज इक्वल टू यूएसडी 1.1539 दिया हुआ है एंड यूरो 1 इज इक्वल टू जीबीपी 0.9094 दिया हुआ है। सो जीबीपी 0.9094 इज इक्वल टू यूएसडी इतना। तो इस हिसाब से जीबीपी 1 लेफ्ट साइड इक्वेट तो राइट साइड इक्वेट, तो इस हिसाब से जीबीपी 1 इज इक्वल टू 1.1539 ऑब्वियसली यूएसडी डिवाइड बाय 0.9094। ठीक है जी, 1.1539 डिवाइड बाय 0.9094 इज इक्वल टू 1.268859 कर देता हूं ऐसे। तो दोस्तों इस हिसाब से हमें ये दिख रहा है कि अगर हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से डॉलर्स को अगर हम कन्वर्ट करें तो डॉलर यहां पर यूएसडी कम देके, यूएसडी इतना देके मैं अगर $10,000 देने इतने देके अगर मैं यहाँ पे जीबीपी ले लूं और उस जीबीपी के बदले अगर मैं यहाँ यूएसडी ले लूं तो वो मेरे लिए एडवांटेजेस हैं। तो रूट क्या होगा दोस्तों, आर्बिट्रेज का, आपका आर्बिट्रेज गेन का रूट ये होगा, कन्वर्ट दी यूएस डॉलर इनटू यूरो, यूरो इनटू जीबीपी, जीबीपी इनटू यूएस डॉलर। सुंदर सी प्रेजेंटेशन दे दो, ये आपने अपनी रफ वर्किंग कर ली, ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती। लिख के दिखाना क्या है, वो ये लिख के दिखाना है। ये देखो आपने क्या कहना है, आपने कहना है सबसे पहले यूरो बाय कर अगेंस्ट यूएस डॉलर 10,000, लो जी इतने यूरो आ गए। फिर यूरो से जीबीपी ले, ये ले भाई इतने जीबीपी आ गए। अब जीबीपी से यूएस डॉलर ले, ले भाई ये इतने यूएस डॉलर आ गए। अब 10,000 यूएस डॉलर से जितने ज्यादा आए वो हमारा आर्बिट्रेज गेन है, दैट इज 49.98 यूएस डॉलर। That finishes off this question. अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइज, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है साइड पॉकेटिंग एनहांसेस वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स का क्वेश्चन है। साइड पॉकेटिंग म्यूचुअल फंड्स में साइड पॉकेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस है, हमारे देश में भी चालू हुआ था, यस। और ये नो डाउट्स अबाउट इट, इट एनहांसेस द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एक्चुअली प्रोसेस ऑफ साइड पॉकेटिंग होता क्या है, आपने अगर
IL&FS का केस सुना हो, उसमें वो और उसके जो है बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज ने जो है उन्होंने दे फेल्ड टू फुलफिल इट्स रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस। और इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट साइड पॉकेटिंग का इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। होता क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने भी इसके म्यूचुअल फंड्स के असेट्स हैं उसमें क्या होते हैं, जो असेट्स है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक जो इलिक्विड है, जो डाउटफुल है, जिसमें कि पैसे फंसे हुए स्ट्रेस्ड असेट्स हैं, उनको सेट असाइड कर दो, उसको साइड पॉकेट कर दो। यार ये हटा के एनएवी से हटा ही दो, इनको साइड में रखो, इसको मत करो काउंट एनएवी में, इसको साइड पॉकेट करो। अब स्ट्रेस्ड असेट्स हैं, पैसे मिल नहीं रहे हैं और आप जो है इसमें जो है स्ट्रेस सेलिंग करो, दैट इज नॉट सेंसिबल। तो लिक्विड असेट्स, जो बाकी असेट्स जो है, जो ये रिस्की असेट्स हैं या स्ट्रेस्ड असेट्स हैं, उनको साइड पॉकेट कर दो। इसमें क्या होता है, सेपरेट कर देते हैं, हटा देते हैं, जो बाकी कैश होल्डिंग्स या जो भी है इनकी लिक्विड असेट्स हैं, इनको अलग कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है, इलिक्विड सिक्योरिटीज की डिस्ट्रेस सेलिंग करें कोई फायदा नहीं है, उनको साइड पॉकेट कर दो। और उसमें क्या होता है, सी द मोडस ऑपरेंडी व्हेन द रेटिंग ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिक्रीजेस, म्यूचुअल फंड की रेटिंग डाउन गई, इस केस में क्या करते हैं, इलिक्विड असेट्स, कौन से, डिस्ट्रेस असेट्स, स्ट्रेस्ड असेट्स, इनको जो है साइड पॉकेट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो करंट शेयर होल्डर्स या यूनिट होल्डर्स, हम लोग इंडिया में यूनिट होल्डर्स कहते हैं, इंटरनेशनली जो है यूएस में वो लोग शेयर होल्डर्स कहते हैं, कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम द लिक्विड असेट्स। तो इसमें एनएवी में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ लिक्विड असेट्स से लेंगे, जो इलिक्विड असेट्स है, जो बेसिकली स्ट्रेस असेट्स है, उनको हटा ही दिया एनएवी में से कि जी फॉल हो गया, चलो जी ठीक है। अब इस केस में क्या है, जो लोग भी लॉन्ग टर्म तक रहेंगे उन्हें ये स्ट्रेस असेट से जो भी पैसा मिलेगा मिल जाएगा जब लिक्विडेट होगा, एज द केस में भी, ठीक है जी। तो एज सच द प्रोसेस ऑफ साइड पॉकेटिंग एंश्योर्स द लिक्विडिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम इवन इन सर्कमस्टांस ऑफ फ्रीक्वेंट अलॉटमेंट्स एंड रिडम्पशन। नए आ गए ओपन एंड स्कीम है या एकदम रिडम्पशन हो गई, भैया यही एनएवी में लिक्विड असेट्स ही हैं, जो ये आपके इलिक्विड स्ट्रेस असेट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे देश में जो है ये बहुत हद तक, जो इंटरनेशनली तो बहुत कॉमन है, बट इस IL&FS के बाद जो है और उसकी सब्सिडी कंपनीज के डिफॉल्ट के बाद काफी कॉमन हो गया हमारे देश में। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट गाइस, ये अगला सवाल है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब इनके पास शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स है। ICL के पास एक इंडियन MNC है, इनका प्लांट श्रीलंका में है, इन्होंने 400 बिलियन रुपीज, इंडियन MNC है, इन्होंने इतने रुपए रेज किए हैं और अब इस अमाउंट को इन्हें 6 महीने बाद जरूरत है। अब इस 6 महीने इनके पास अपॉर्चुनिटी है, या तो अप्रैल 1 को जो है 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर दें US में या जापान में। अब यही चीज इनके पास थॉट्स है कि इन दोनों ऑप्शंस, दोनों प्रपोजल्स में से कौन सा इनके लिए बेटर है। वी नीड टू एनालाइज दैट। तो अब इस केस में हम लोग एनालाइज कैसे करते हैं, वंस अगेन ध्यान दीजिएगा, इसमें वो क्या करे, अपॉर्चुनिटी इनके पास जो है, इसमें हाफ ऑफ दिस अमाउंट, सारा पैसा नहीं, इसका 50%, दैट इज से 200 बिलियन रुपीज। तो 200 बिलियन रुपीज को ये कर सकते हैं इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स जापानीज येन में। अब अगर इन्होंने इसको कन्वर्ट किया इनटू जापानीज येन, तो आपको रेट कोटेशन क्या दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, देखो दोस्तों, जापानीज येन पर INR 1.58। तो इन्हें क्या होगा, जापानीज येन JPY 1.58 रुपी 1 के अगेंस्ट है, तो देखो इनके पास रुपीज 200 बिलियन है, तो इनके पास जापानीज येन कितने आ जाएंगे, 1.58 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 200 से, तो 316, देखें जरा, 1.58 इंटू 200 इज इक्वल टू 316 येन, 316 बिलियन, इतने येन आ गया। अब लेकिन वो कह रहा है कि डिस्काउंट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द एंड 2%, तो कहने का मतलब इसका 98% ही रिकवर होगा एंड में, इसका 98% रिकवर होगा इंटू 98%, दैट इज से येन 309.68, इतना रिकवर होगा। अच्छा, इतना एंड में रिकवर होगा और साथ में इन्हें इतना डिविडेंड इन बिलियंस मिल जाएगा, तो ये ऐड कर दो, साथ में इनकम फ्रॉम स्टॉक लैंडिंग इन बिलियंस, ये भी आ जाएगा, ये भी ऐड कर दो, तो इन तीनों को जोड़ दो,
इन तीनों को जोड़ दो, येन टोटल आपके पास 309.68 प्लस 25 प्लस 11.9276 इतना हो गया। तो येन दोस्तों 346.6076 हो गया। इतने येन जो है इनके पास टोटल हो गए हैं। अब इतने येन को अगर हम लोग होम करेंसी में कन्वर्ट करें 30 सितंबर को, कोड जो दिया हुआ 1.57 दिया हुआ, तो दिस डिवाइड बाय 1.57 इनटू ₹1, तो दिस डिवाइड बाय 1.57 इज इक्वल टू दोस्तों ₹220.769 है, तो 77 कह देता हूँ, बिलियन या जो भी है। अगर यार बिलियन है, बहुत बड़ी फिगर है, तो 76917 है, तो 2 कह देता हूँ बिलियन। इतने रुपए मिल जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है इनके पास, ये ले लो। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन ये है कि ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर दें इस 200 बिलियन को। क्या करें, इस 200 बिलियन को ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करें, यूएस डॉलर। वो तो रिस्क फ्री होता है, ये तो स्टिल इंडेक्स फंड है जिसमें कि रिस्क है। चलो खैर आगे देखते हैं। आगे वो कह रहा है इसको अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इस पे 5% पर एनम का यील्ड मिलेगा। मींस पहले तो देखो इसको कन्वर्ट करते हैं ₹200 बिलियन इनटू डॉलर 0 पॉइंट, ये डॉलर यूएस डॉलर पर आईएनआर दिया हुआ है, डॉलर 0.014 फॉर ₹1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.014 इज इक्वल टू डॉलर 2.8 बिलियन मिल जाएंगे। अच्छा, इस पे 5% पर एनम इंटरेस्ट मींस 6 महीने का 2.5%, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 2.5%, तो इन्हें डॉलर 0.07 बिलियन जो है इंटरेस्ट मिल जाएगा। फिर टोटल जो है इनको टोटल मिलेगा 2.87 बिलियन, डॉलर 2.87 बिलियन मिलेगा, जिसको कि ये इस रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। ये रेट क्या है दोस्तों, डॉलर 0.013 ₹1 का। तो इस हिसाब से दिस डिवाइड बाय 0.013। So my dear friends, this is coming to ₹220.7692। अरे वाह, ये तो सेम ही आ रहा है यार, ये तो सेम ही है। आप ये देखो ना, ये भी यही था 7692, ये भी 7692। तो अल्टीमेटली अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वाला ऑप्शन, कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, तो आप क्या कहेंगे, यार ये रिस्क फ्री है। देखो अमाउंट तो दोनों में मिल रहा है सेम। इंडेक्स फंड्स इज रिस्की है जी, ये रिस्क फ्री है, तो हमें तो चूज यही करना चाहिए। और इसको आप अपने शब्दों में जो है कह सकते हैं, हमने क्या किया, 316 बिलियन रुपीस में कन्वर्ट किया। इस पे जो है हम लोगों ने 98% रिसीव होगा 2% डिस्काउंट पे, ये इतना जो है डिविडेंड मिलेगा, इतना स्टॉक लेंडिंग से फायदा होगा। टोटल ये 7692 220.7692 बिलियन इतने जो है रुपए मिलेगा। और एंड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर देखें तो ये यूएस ट्रेजरी बिल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0.014 के हिसाब से 2.8 बिलियन, इस पे इंटरेस्ट 5% फॉर 6 मंथ्स 2.5%। ये लिया, इसको कन्वर्ट किया होम करेंसी में, होम करेंसी में 2.87 बिलियन 0.013 के हिसाब से किया रुपीज, तो ये दिस इज कमिंग टू 220.7692। और सिंस द अमाउंट जो है दोनों में सेम है, लेकिन यूएस टी बिल जो है आप क्या कहेंगे, सेम है, लेकिन यूएस टी बिल जो है लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट है, yielding the same return, तो इसीलिए इसको इन्वेस्ट करो यूएस टी बिल्स में, दैट इज मोर बेटर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये सवाल समाप्त। अब देखते हैं अगला सवाल। गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ 3 म्यूचुअल फंड्स एमएफएल दिया हुआ है, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, रेगुलर फंड, मार्केट। देखिए एवरेज रिटर्न दिया है 7%, 6%, 5%, 9%। वेरिएंस दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हमको और क्या दिया हुआ है, यील्ड ट्रेजरी बिल का, 180 टी बिल का, ये 9% पर एनम है। ये तो रिस्क रेट हो गया दोस्तों, ठीक है, ये रिस्क रेट हो गया। ओके, ये रिटर्न ऑफ मार्केट हो गया, ये रिटर्न ऑफ फंड्स हो गए, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, रेगुलर फंड। अब सारे के सारे मार्केट से तो कम ही कमा रहे हैं, सारे के सारे मार्केट से तो कम ही कमा रहे हैं। और मार्केट से छोड़ो, रिस्क रेट से कम कमा रहे हैं। मार्केट रिटर्न और रिस्क रिटर्न सेम है। ओ माय गॉड, कह रहा है रैंक द फंड्स एज पर शार्प मेजर। तो दोस्तों शार्प मेजर में क्या होता था, हम ऐसे करते थे, रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी जो भी है फंड, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो।
तो ऐसे करके निकाल देते हैं। देखो दोस्तों, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो हमें पता ही है 7, 6 और 5, है ना। और फिर हमें वेरियांस पता है, तो वेरियांस को रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरियांस, सिंपल। तो ये आपका जो है रिस्पेक्टिवली हर एक का जो है दिस माइनस स्क्वायर 9, दिस माइनस 9, दिस माइनस 9 डिवाइड बाय दिस ऐसे करके कर लेंगे। और ये आपका ये रहा 7 माइनस 9, 6 माइनस 9, 5 माइनस 9, और इनके जो वेरियांस दिया हुआ था उसको रूट कर दिया, कहानी खत्म, सिंपल। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा जो है उसके हिसाब से सभी का नेगेटिव है, बट रैंकिंग अगर देनी है तो 1 2 3, चलो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सबसे कम नेगेटिव ये है, उससे ज्यादा नेगेटिव ये है, सबसे ज्यादा नेगेटिव ये है, इस तरीके से कर दिया। सेकंड दोस्तों, उसने आपसे क्या बोला हुआ है? सेकंड उसने आपसे कहा हुआ है यार एक काम करो, ट्रेनर मेजर के हिसाब से बताओ। तो ट्रेनर मेजर के हिसाब से रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस इसका रिटर्न डिवाइड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब दोस्तों बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलता है? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, वो हमें पता ही है ना, जो वेरिएंस का रूट, इनटू कोरिलेशन ऑफ पोर्टफोलियो एंड मार्केट। यार हमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को आर पे लेके आना है तो इसको रूट कर दो, रूट रूट रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इनके रूट हो गए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इसका रूट हो गया, एज द केस में भी। नेक्स्ट, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये लो जी, वेरिएंस ऑफ मार्केट का रूट एज द केस में भी कर देंगे, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इन ट्रेनर्स मेथड। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, देखो ये हमने रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाल दिया, ये आर निकाल दिया, सिक्योरिटी और मार्केट या पोर्टफोलियो और मार्केट का, ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन करके, वो जो भी है रूट करके, और फिर एज द केस में भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी निकाल दिया, और फिर बीटा इज इक्वल टू जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो इनटू कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट या पोर्टफोलियो एंड मार्केट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ऐसे करके हमने बीटा निकाल दिया। और फिर हम लोगों को अगर ट्रेनर इंडेक्स निकालना है तो ट्रेनर इंडेक्स कैसे निकलता है? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस इसका रिटर्न अपॉन बीटा। तो ये रहा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस इसका रिटर्न, न्यूमरेटर्स में सब में, डिनोमिनेटर में बीटा 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 जो अभी निकाला है, रैंकिंग कर दी सारे नेगेटिव में 1 2 3, कहानी खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेनर के बाद दोस्तों आखिर में पूछ रहा है यार एक काम करो, कंपेयर द परफॉर्मेंस विद द मार्केट। तो मार्केट से परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? कई तरीके से आंसर दिखा सकते हैं। एक सिंपल तरीका तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के दिखा सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइड बाय रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी या रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब इस केस में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमरेटर में लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोगों ने ये निकाल रखे हैं, और मार्केट का भी लेंगे, और फिर डिवाइड बाय जो हमारा रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो एज द केस में जो हम लोगों ने ऊपर देखा ही था, और रिटर्न ऑफ द मार्केट एज द केस में भी। तो ये पता चला यार इसका रिस्क, देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है लोअर द बेटर, ये लीस्ट है, ये सबसे अच्छा है, जिसका कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो बेटर होता है। तो यहां जो है इसका बहुत ज्यादा, ये सबसे गंदा है रैंक 3, इसका इससे कम है रैंक 2, सबसे कम है एज द केस में भी रैंक 1। तो ऐसे करके दोस्तों आपको रैंकिंग करनी है, दिस इज हाउ यू नीड टू रैंक। ठीक है जी, एक बार देख लेते हैं, 7.4 डिवाइड बाय 6 is 1.233, yes, 6.4 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1.28, यस। तो ये रैंकिंग जो है इस तरीके से, सबसे कम वाले को रैंकिंग जो है 1, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3। तो मार्केट से तो ये सभी ने गंदा परफॉर्म किया है, मार्केट इज द बेस्ट, इट इज द स्टार परफॉर्मर, मार्केट इज डूइंग बेटर। तो इट हैज अंडर परफॉर्म, ईच फंड हैज अंडर परफॉर्म्ड इन कंपैरिजन टू मार्केट, मार्केट के कंपैरिजन में सारे गंदे हैं, एवरी फंड हैज परफॉर्म्ड वर्स्ट देन द मार्केट। ठीक है दोस्तों, दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एफिशिएंट मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में नॉट वर्क परफेक्टली। ओके, ठीक है जी, टेक्निकल एनालिसिस में नॉट वर्क परफेक्टली, हाउएवर विद imperfections, inefficiencies, irrationalities which characterizes the real world, technical analysis may be very helpful, critically analyze the statement। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इस सवाल में हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस के फायदे और नुकसान दोनों बता सकते हैं, कि भाई जो लोग इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए उनके पर्सपेक्टिव से, और जो लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए उसके पर्सपेक्टिव से। तो टेक्निकल एनालिसिस का पहली चीज तो होता क्या है, हम लोग चार्ट्स, पैटर्न्स,
ट्रेंड्स एक्सेट्रा जो है स्टडी करते हैं। तो बहुत सपोर्टर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को बता देना चाहिए। एक चीज फेवर में, दैट इज सपोर्टर्स के पर्सपेक्टिव से कि भाई क्राउड साइकोलॉजी स्टैंड कर लेता जो है स्टडी कर लेता है, और जो कि क्राउड साइकोलॉजी वो ट्रेंड जो है थोड़े टाइम तक चलता है, तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस से जो है ये ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और जो लोग अपना डिसीजन मेकिंग कि भाई मैं इन जाऊं, बाय करूं, होल्ड करूं, एग्जिट मारूं, वो शॉर्ट रन के लिए तो बहुत एडवांटेजेस हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है डिमांड एंड सप्लाई जो है ग्रेजुअल होती है, एकदम से इंस्टेंटेनियस अचानक नहीं होती, तो इस वजह से टेक्निकल एनालिसिस में जो है शुरुआत से ही पता चल जाता है कि भाई फ्यूचर मूवमेंट्स क्या होनी है। और फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जो होती है वो नो डाउट्स अबाउट इट, भाई कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, उससे अल्टीमेटली ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, लेकिन प्राइस मूवमेंट ठीक है कंटिन्यू करेगा मोर और लेस सेम डायरेक्शन में, लेकिन स्टिल हम लोगों को स्टॉक प्राइस पे शॉर्ट रन में इन आउट कब जाना चाहिए, इन कब जाना चाहिए और आउट कब निकलना चाहिए, उसका कुछ जो है एस्टिमेट हो जाता है। इवन कहा जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस, जैसे डाउ जोन्स थ्योरी आई थी, तो डाउ जोन्स थ्योरी ने कहा था कि भाई चार्ल्स डो ने बोला था कि भाई आप प्राइमरी ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, सेकेंडरी ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, प्राइमरी ट्रेंड बुल फेज में जो है बाय करो, तो सेकेंडरी ट्रेंड जब वो हो तो उसको सेल करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर इसके बाद जो है अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस एक्सरसाइज है, ये आर्ग्यूमेंट्स अगर इस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो मतलब कॉन्स देखें, प्रॉस तो हम लोगों ने देख लिए, तो टेक्निकल एनालिसिस जो है में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ गेस वर्क कर रहे हो, आप जो है टेक्निकल एनालिसिस में नॉट बी एबल टू ऑफर कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन कि भाई ये सच क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी चीज को जो है जब हम लोग, मैं बोल रहा था डाउ जोन्स थ्योरी के बाद जो है आया था रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी ने बेसिकली ये चीज बोला था कि भाई ये जो आप ट्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हो, दैट इज नॉट सेंसिबल थिंग, क्योंकि ट्रेंड्स कुछ नहीं होते अपने आप में, मार्केट जो है रैंडम वॉक करती है, यू कैन नॉट टेल क्लियरली। तो ये जो एम्पेरिकल एविडेंस इन फेवर ऑफ रैंडम वॉक overshadows the useful of technical analysis, कि अचानक ही कुछ भी हो जाएगा, you cannot say, you cannot predict the market, you cannot time the market। तो टाइम अप डाउन जो है वो टेक्निकल एनालिसिस जब जो आपको बता रहे हैं वो पास्ट में हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, उसको स्टडी कर रहे हो, वट एवर हैज हैपेंड। आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो पास्ट को देख के, दैट इज नॉट नेसेसरी। तो बेसिकली यही चीज रैंडम वॉक थ्योरी ने बोली थी। और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक बंदे का टेक्निकल एनालिस्ट का ओपिनियन और दूसरे बंदे का ओपिनियन जो है सेम स्टॉक पे आपस में क्लैश कर सकता है, और इस वजह से हम लोग जो कह रहे हैं कि देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि भाई वी कैन नॉट एनालाइज, वी कैन नॉट एस्टिमेट। सो इन नटशेल हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एक रैशनल वेल ऑर्डर्ड एफिशिएंट मार्केट में, एफिशिएंट मार्केट है अगर मार्केट में भाई इंफॉर्मेशन आती है, पब्लिक को पता चलता है, तो उस हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस जो है may not work very well because people know what is happening and ultimately fundamentals are more important, but still हम लोगों को जो है however imperfection है, inefficiency, irrationalities हैं रियल वर्ल्ड में, क्योंकि देखो भाई चीज़ें लेट पता चलती हैं, बाद में पता चलती हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस जो है कई बार हेल्पफुल भी हो जाता है। और इस वजह से हम लोग कह रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस विद टेक्निकल एनालिसिस अगर यूज किया जाए, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पकड़ो, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से टाइम करो कि इन कब जाना है, आउट कब होना है, एंड सो ऑन एंड ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। सो दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। गाइस अगला सवाल देखिए, ये है आपका, अच्छा ये अगेन ये था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। लेट मी टेल यू दिस वाज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नाउ गाइस जो नेक्स्ट आपका एरिया है, नेक्स्ट जो सवाल है, दिस इज सिक्योरिटी वैल्यूएशन 1 का। So you can see this is equity valuation का, वो कह रहे हैं इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग टू परचेज इक्विटी शेयर्स, खरीदो जी। एलेक्स लिमिटेड के करंट मार्केट प्राइस जो 112 है, ऑलराइट। कह रहे थे कंपनी इज प्रपोजिंग, ये करंट मार्केट प्राइस है, और कह रहे प्रपोज कर रहे हैं डिविडेंड 4 रुपए नेक्स्ट ईयर, तो ये D1 हो गया दोस्तों। फिर ग्रो करेगा 20% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो D2, D3, D4, D5 निकाल सकते हो। उसका डिक्लाइन हो जाएगा, ग्रोथ रेट जो है 16% पर एनम आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर्स हो जाएगा। ओ भाई 4 ईयर्स के बाद, तो D1 4, D2 इसका 4 का 120%, D3 4 का 120% रेज टू पावर 2, D4 4 का 120% रेज टू पावर 3, बस स्टॉप, 4 नहीं। इसके बाद डिक्लाइन करेगा 16% फर्स्ट 4 ईयर्स,
ठीक है जी, द ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली टू 16%. ओके, देयर आफ्टर विल स्टेबलाइज 16% इंडेफिनेटली. अगले 4 साल के बाद, फर्स्ट 4 years के बाद, D5 विल बी, जो भी आपका ये हो जाएगा 4 रुपीज का 120% रेस्ट पर 3 इंटू 119%. D6 विल बी 4 रुपए का 120% रेस्ट पर 3 119%, 118%. D7 विल बी 4 रुपए का 120% रेस्ट पर 3 119%, 118%, 117%. D8 हो जाएगा 4 रुपए का 120% रेस्ट पर 3 119%, 118%, 117% और फिर 116%. ठीक है जी. और इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये के ही हो गया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, एज यू से. तो आप क्या करोगे फिर, P7 निकाल सकते हो. कैसे? D8 डिवाइड बाय के माइनस जी. ये जो D8 आया होगा, के आपका 20% है और जी जो है अब आपका 16% स्टेबल हो गया है. ऐसे करके जो आप निकाल सकते हो. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, ये D1 हो गया 4, फिर इसका 120%, फिर उसका 120%, फिर उसका 120%. D4 तक आ गया 5 में, फिर उसका 119%, फिर इसका 119 118%, 119 118 117%, 119 118%, 117%, 116%. फिर इसको जो है आप 13.17 जो आपका आया था है जी, इसको आप क्या कर सकते हो, दिस डिवाइड बाय के ई माइनस जी कर सकते हो. तो D8 अपॉन के माइनस जी इज जो है टर्मिनल वैल्यू या जैसा भी है प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 7. फिर P0 अगर आपने निकालना है तो D1 2 3 4 5 6 7 की प्रेजेंट वैल्यू और D7 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया 20% से, ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर आ गई. और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 114.794 है और 114.94 के अगेंस्ट जो है करंट मार्केट प्राइस 112 है. तो इट इज अंडर प्राइस, इट इज बेटर, इसको खरीद लो. अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करो, नहीं तो बाय कर लो, एज द केस में. सो दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन. अब बढ़ते हैं आगे. Guys, the next question is of international financial management. International financial management. ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. The management of MNC TL Limited is engaged in construction of infrastructure project. A proposal to construct a toll road in Nepal is under consideration of the management. अच्छी बात है जी. The following information is available. देखो इनकी इन्वेस्टमेंट कितना बोल रहा है, USD हमें कह रहा है इनिशियल इक्विपमेंट परचेज और इक्विपमेंट करना पड़ेगा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज में जाएगा $250 लाख. ठीक है जी. इकोनॉमिक लाइफ 10 years है. ओके. डेप्रीसिएशन जो है वो SLM पे लगाना है, तो इसका मतलब 10 years में इसको 25 लाख पर एनम डॉलर जो है हर साल का डेप्रीसिएशन हो जाएगा. EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन जो है ये टॉल रोड से कितना आएगा, 33 लाख पर एनम फॉर 20 years. अच्छा, लाइफ तो 10 साल है इक्विपमेंट की, लेकिन 20 साल चलेगा, मतलब 10 साल डेप्रीसिएशन फॉर 10 years होगा, सिर्फ 1 to 10. फिर 11 to 20 विल बी 0, डेप्रीसिएशन विल बी 0. ओके, आगे बताओ. फिर ये हमें जो है EBITDA दिया हुआ, अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें से आप डेप्रीसिएशन माइनस कर सकते हो. पहले 10 साल को अलग करना, अगले 10 साल में तो 0 है. उसका टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट, नेपालीज गवर्नमेंट जो है 15 साल का टर्म लोन दे रही है $150 लाख का, इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम पे. तो ये ब्याज की दर हो गई 6% पे, और इतने का वो लोन देने को एज द केस में भी तैयार है. 250 लाख में से 150 लाख का लोन मिल सकता है आपको. आगे कह रहा है इंटरेस्ट इज पेड एनुअली एज यू से. ठीक है जी, इंटरेस्ट जो है एनुअली पे करना है. लोन इज टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ 15 years इन वन ट्रांच. एक ही बार में इन्होंने वापस कर देना है सारा का सारा लोन, एज यू से. नेक्स्ट, तो लोन जो है 150 लाख, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले से लेकर 15वें साल तक इंटरेस्ट जाएगा हर साल 150 लाख का 6%. ठीक है जी. टैक्स रेट 30% है, तो इसका 30% टैक्स से होगा. ऑल राइट. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी, ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग, तो केई ऑफ अनलीवर्ड फर्म हो गया ये, केईयू जिसे हम लोग कहते हैं, ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग. पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 5.6% पर एनम. ठीक है जी, होगा. ऑल कैश फ्लोज विल बी इन US डॉलर एज यू से.
और कह रहा है इग्नोर इन्फ्लेशन, कर देंगे जी। कहता है काम करो एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या एपीवी आपको निकालना है। तो एपीवी कैसे निकालते हैं आप, बेस एनपीवी प्लस जो भी है साइड इफेक्ट्स की प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। और टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आप किससे निकालेंगे, रिस्क फ्री रेट से, जो कि यहाँ पर आपका जो डेट रेट जिस पे आप ले रहे हो वही रिस्क फ्री रेट है। तो दिस इज रिस्क फ्री रेट, इसी से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टैक्स शील्ड ऑन डेट की। तो सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है दोस्तों, दो कॉलम बनाने 1 to 10 और जो भी है अपना आगे 11 to 20, उसमें EBITDA लिख देना है आपने। यू हैव टू राइट EBITDA, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना, पहले 10 साल का तो 25 लाख जो है पर एनम है, आगे निल है। तो EBT आएगा, इसमें से टैक्स 30% माइनस करना है, EAT डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, CFET आ गया, ये CFET आ गया। इसमें हम लोगों ने जो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर जो इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल इक्विटी का, वो मल्टीप्लाई करके आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल देना ऑल इक्विटी फर्म के पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज कॉल्ड बेस एनपीवी। क्या ये सारा पीवीसीआई में से पीवीसीओ 250 लाख माइनस किया, तो ये हमारा बेस एनपीवी आ गया 35.09 लाख नेगेटिव। अब फिर हमने क्या करना है, टैक्स शील्ड ऑन डेट निकालना है। टैक्स शील्ड ऑन डेट, डेट 150 लाख का 6% का टैक्स रेट 30%, ये हम लोगों ने निकाला 150 लाख इंटू 6% इंटू जो भी है टैक्स रेट हमारा 30%, इसको हम लोगों ने 15% ऑफ रिस्क फ्री रेट, ये रिस्क फ्री रेट है, इससे 6% के रिस्क फ्री रेट से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और फिर इसका ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इस टैक्स शील्ड को इसमें ऐड कर देना नेगेटिव में, बेस एनपीवी में। तो ये हमारा अभी भी नेगेटिव आ रहा है, तो एडवाइज्ड है कि रिजेक्ट कर लो, नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल, गंदा प्रपोजल है। तो दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। एक तो आपसे पूछा हुआ है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स एंड पे थ्रू जो है सिक्योरिटीज का, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन में आपको इनका डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश सिक्योरिटाइजेशन। और दूसरा दोस्तों इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और मार्केट वैल्यू एडेड का डिफरेंस बताना है। ये हम लोगों ने जो है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मर्जर्स एक्विजिशन में कवर किया हुआ है, हमने उसके थ्योरी में कवर किया हुआ। आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीटीसी एंड पीटीएस का डिफरेंस। हियर वी गो। ओके गाइस, सो सबसे पहले पास थ्रू सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं और पे थ्रू सिक्योरिटीज क्या होती है। पहले सबसे पहली चीज ये समझो सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है। सिक्योरिटाइजेशन में जैसे कोई बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, अपने असेट्स, बेसिकली उनके कोई मॉर्गेज असेट्स हैं, कोई उनके लेट्स से जैसे होम लोन होते हैं ना, मॉर्गेज असेट्स हैं, या कोई उनके कोई क्रेडिट कार्ड्स हैं जो उन्होंने इशू किए हुए हैं। अब उसकी पेमेंट्स जो है उनके असेट्स जो डेटर्स एक्सेट्रा हैं, ठीक है जी, जो डेटर्स हैं उनको वो ट्रांसफर कर देते हैं टू स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है, ये इन्वेस्टर्स जो हैं, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई अदरवाइज कोई भी इन्वेस्टर्स हो, जिनको की एक रेगुलर इनकम चाहिए होती है, रेगुलर इंटरेस्ट वगैरह चाहिए होता है, उनसे पैसा लेता है और यहां से कैश जो है इनको पकड़ा देता है। असेट्स लेता है और असेट्स, ये पास थ्रू व्हीकल बेसिकली क्या है, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है, यहां से जो भी पेमेंट्स अब इन असेट्स से आनी है, वो असेट्स जो है से पेमेंट जो है इनको इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे करता रहेगा। अब जो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे अब मॉर्गेज असेट्स है, होम लोन है, किसी ने प्रीपे कर दिया, तो जो प्रीपेमेंट आई उस प्रीपेमेंट को अर्ली इन्वेस्टर्स को, भाई ये प्रीपेमेंट प्रिंसिपल आ गया, लो जी इनका प्रिंसिपल भी वापस कर दो, प्रोपोर्शनेटली सब में बांट देंगे। आप देखो जरा यहाँ पर हमने क्या कहा है, पास थ्रू सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि प्लेज्ड असेट्स के अगेंस्ट है। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टर जो है को जस्ट लाइक ये कोई बॉन्ड या डिवेंचर इशू होते हैं, चाहे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इशू करते हैं, तो इसी पास थ्रू सर्टिफिकेट वैसा सही है। इसमें अल्टीमेटली डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि अल्टीमेटली अगर लेट्स से कोई प्रीपेमेंट होती है प्रिंसिपल की, कोई मॉर्गेज असेट्स था, किसने प्रीपे कर दिया, तो ये क्या करेंगे, प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सिक्योरिटी होल्डर्स पे, सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें क्या है, अल्टीमेटली मंथली पेमेंट्स, इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्रीपेमेंट्स आ रही हैं, लेकिन प्री पेमेंट्स भी हो रही हैं। समझो जरा बात को, जल्दी आ रहा है तो प्रोपोर्शनली सब में बढ़ जाएगा, और ऑल कैश फ्लोज जो है ट्रांसफर करेंगे
इन्वेस्टर्स को, सभी इन्वेस्टर्स को, सभी के लिए बेनिफिशियल, सभी को जो है इक्वली जो है जैसा उनका प्रोपोर्शन है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से जो है असेट जिस हिसाब से उन्होंने हेल्ड किए हुए हैं उस हिसाब से उनमें सब में बांट देंगे। इनइक्वालिटी ऑफ कैश फ्लोज हो सकती है, कभी ज्यादा कभी कम आ सकता है, तो इट मे बी पॉसिबल, तो उसको रीपे किया जा सकता है बिफोर शेड्यूल टाइम, दैट्स ओके। अच्छा, पे थ्रू सिक्योरिटीज में क्या होता है, अब इसमें भी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ऐसी डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, जो ये असेट्स है, सिक्योरिटाइज्ड असेट्स हैं, इन सिक्योरिटाइज्ड असेट्स के ऊपर उनका सिर्फ चार्ज है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल इज द ओनर, स्पेशल पर्पस व्हीकल इज द ओनर ऑफ दीज असेट्स, और इन लोगों का जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सिर्फ चार्ज है, और उनको सीधा यहां से प्री पेमेंट आ गई तो पूरी की पूरी प्री पेमेंट पकड़ाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर जो है इस केस में होगा क्या, अगर इनके पास सरप्लस कैश आएगा तो ये सरप्लस कैश जो है शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना होगा तो इन्वेस्ट भी करेंगे। अगर टेक एन एग्जांपल, किसी ने प्रीपे कर दिया तो ये जैसे ड्राइंग ऑफ लॉट से डिवेंचर्स वगैरह रिडीम करते हैं ना, ये वैसे कुछ को सभी में इक्वली पास थ्रू कर दे, इट्स नॉट नेसेसरी, वो कुछ को रिडीम कर सकते हैं। इट इज, एंड दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड ऑल्सो। तो इसमें क्या है, इश्यूअर जो है रीस्ट्रक्चर करता है रिसीवेबल फ्लो, किसी को जैसे प्रीपे कर दिया, एज द केस में भी इन्वेस्टर्स को एसोसिएटेड विद वेरियस यील्ड्स एंड रिस्क्स, अलग अलग तरह के, ऑब्वियसली बात है यार, ये अलग अलग एसेट्स हैं, उनके अलग अलग यील्ड्स हैं, अलग अलग रिस्क्स हैं, ऑब्वियसली ये सारे कंसोलिडेट करके इकट्ठे आए हैं। इश्यूअर ओन्स द रिसीवेबल्स एंड सेल्स द डेट बैक्ड बाय द असेट्स। ठीक है जी। कैश फ्लोज कैन बी रिस्ट्रक्चर्ड इनटू वेरियस डेट ट्रांचेस विद डिफरेंट मैच्योरिटीज। अब इसमें क्या है, अलग अलग मैच्योरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल, ये क्या नाम है, दिस मॉर्टगेज एसेट है, उसकी मैच्योरिटी अलग है, क्रेडिट कार्ड्स है उसकी मैच्योरिटी अलग है, तो उस हिसाब से जैसे जैसे पेमेंट्स आती है ये उनको अपनी तरफ से मैनेज करेगा, सब में प्रोपोर्शनली बांटना जरूरी नहीं है। इट इज द ओनरशिप ऑफ दीज असेट्स इज विद द स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड इट विल मेक द पेमेंट्स ऑब्वियसली टू द इन्वेस्टर्स, जैसा उसने कमिट किया उस हिसाब से इन्वेस्टर्स को पे करता रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोगों ने ईवी और एमबीए जो है हमने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और मर्जर्स एक्विजिशन के चैप्टर में रखा हुआ है। अब अगर ईवीए की बात करें तो स्टर्न एंड स्टीवर्ट कंपनी ने बोला था, इट इज अ ट्रू मेजर ऑफ कॉर्पोरेट सरप्लस। एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न प्रॉफिट्स, एंड अर्निंग प्रॉफिट्स इज नॉट अ बिग डील बिकॉज एवरी कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स अगेंस्ट इट्स कैपिटल इन्वेस्टेड। तो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस पर कुछ ना कुछ तो कमाना ही है। कितना कमाना है, जो उनका केओआई और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो इतना तो कम से कम कमाना ही है। तो दैट इज कॉल्ड केओ इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉल्ड कैपिटल चार्ज। इतना तो कम से कम कमाना ही है। अब इससे जितना ज्यादा कमाया नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नोपैट जितना भी कैपिटल चार्ज से ज्यादा कमाया, दैट इज वैल्यू एडिशन। तो ईवीए जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो इट इज अ ट्रू मेजर ऑफ कॉर्पोरेट सरप्लस, हायर द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड द बेटर इट इज। जितनी ज्यादा वैल्यू एड कोई कंपनी कर रही है उतना अच्छी उसकी परफॉर्मेंस जा रही है। तो हम लोग कह रहे हैं बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जितना ज्यादा कमा रहे हो आप, इसको अल्टीमेटली ऐसे कह सकते हो, नोपैट पहली चीज तो ये समझ लो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता कैसे, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी। कैपिटल चार्ज कैसे निकलता है दोस्तों, ऐसे निकलता है, केओ इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। अच्छा, अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, नोपैट ईवीए इज इक्वल टू नोपैट माइनस केओ इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल चार्ज। या आप ऐसे भी कह सकते हो, नोपैट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस केओ इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो अल्टीमेटली ये कैपिटल एम्प्लॉयड ये नीचे कट जाएगा, ये नोपैट आ जाएगा ऊपर, और के इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड ये ऊपर आ जाएगा, एक ही बात है। तो इसी चीज को नोपैट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड को जो है इन्होंने स्टर्न एंड स्टीवर्ट कंपनी ने आरओआई भी कहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस केओ इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इज ऑल्सो ईवीए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कह रहे हैं जितना ज्यादा अच्छा कमाओगे, जितना ज्यादा कमाओगे उतना अच्छा जो है परफॉर्मेंस रही है, उतना ज्यादा अच्छा जो है परफॉर्मेंस रही है उस कंपनी की। अच्छा, मार्केट वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली देखो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म आया है जो कि कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म बेसिकली आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी की मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, उन दोनों को ऐड करो, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज अगेन डेट प्लस इक्विटी की बुक वैल्यू। दिस इज बुक वैल्यू, दिस इज मार्केट वैल्यू। तो उन दोनों का डिफरेंस जितना वैल्यू एडिशन हुआ है, मार्केट वैल्यू एडेड इज
बेसिकली हम लोग क्या करें, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, बेसिकली शेयर प्राइस का, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड वैल्यू ऑफ डेट, इन दोनों की मार्केट वैल्यूज को सम अप करो और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करो। बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपके बुक वैल्यू ऑफ डेट और इक्विटी, अच्छा इक्विटी की बुक वैल्यू में सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं आएगा, साथ में इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है। ऑब्वियसली बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड बुक वैल्यू में रिजर्व सरप्लस भी आता है, तो इट्स अ गुड मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन से नहीं पता चलता कि कैसी परफॉर्मेंस है, मार्केट वैल्यू एडेड को देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस पेपर। और आई होप दैट यू रियली एंजॉयड, एंड मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने अगर आंसर खुद अटेम्प्ट किए हैं तो मोस्ट लाइकली इसी के आसपास आपके आंसर रहे होंगे थियरी के, और प्रैक्टिकल के तो ऑब्वियसली आपके होपफुली गुड आंसर्स रहे होंगे। असेस योरसेल्फ 3 hours 15 minutes में to attempt these papers, and you know how you are able to manage the time. So guys, all my best wishes to you. Will get back to you, फिर से आपसे मिलता रहूंगा। ठीक है जी, मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, टेस्ट एक्सेट्रा के लिए, एज वेल एज आप जो है अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। दैट विल बी ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू, बाय बाय।